हेलो बच्चों, जेई एडवांस में जो पीवाईक्यूज है, जो क्वेश्चंस आए हुए थे 2006 से 2025 तक, उन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके चैप्टर वाइज हम लोग यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। आज का टॉपिक है रिएक्शन मैकेनिज्म का फोर्थ पार्ट, जिसमें एलिमिनेशन रिएक्शंस को हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन में E1, E2, E1CB, EI, इंटरमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, या फिर एल्काइल हैलाइड चैप्टर की अगर रिएक्शंस की मैं बात करूं तो डीहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन हो, चाहे वो किसी भी मोड से हो, या फिर डीहेलोजनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, उन सभी के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन है, मैचिंग का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में एक रिएक्शन गिवन है और लिस्ट 2 में हमें सुटेबल प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है, एप्रोप्रिएट एंट्री बतानी है। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले पी को सॉल्व करते हैं। सल्फोनिक एसिड गिवन है, ये है सल्फोनिक एसिड। इसकी रिएक्शन मॉल्टन NaOH से की गई है। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में इसमें H3O+ डाला गया है, एसिडिफिकेशन किया गया है। ये फिनॉल बनाने की रिएक्शन है। फिनॉल बनाने की रिएक्शन में पहले ये रिएक्शन एसिड बेस्ड रिएक्शन होती है, जिससे कि सोडियम सल्फोनेट मतलब SO3Na बनेगा, और फिर हीट करने पर यहां फिनॉल बनना चाहिए। वैसे बेसिक मीडियम में सोडियम फिनॉक्साइड बनता है पहले तो, और सोडियम सल्फाइड यहां बाहर निकलता है। ये एसिडिफिकेशन जो किया है कि एसिड डाल दिया है, वो इसीलिए डाला है कि ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाए। तो फर्स्ट स्टेप में तो यहां फिनॉल बनेगा। दूसरे स्टेप में कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन की गई है। फिनॉल की रिएक्शन जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से करते हैं तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल अलग अलग बनता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करते हैं तो फिनॉल की तीनों ही पोजीशन पे नाइट्रेशन हो जाता है और पिक्रिक एसिड बनता है। तो यहां वही रिएक्शन होगी कि इसकी रिएक्शन आपने कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से करवा दी है तो पिक्रिक एसिड बनेगा। हालांकि इसकी यील्ड कम होती है, इसके बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं और भी, वो बाई प्रोडक्ट्स तो यहां दिख नहीं रहे। पिक्रिक एसिड जरूर दिखाई दे रहा है, ये ट्राई नाइट्रोफिनॉल जिसे पिक्रिक एसिड कहते हैं, तो पिक्रिक एसिड यहां दिखाई दे रहा है। तो थर्ड हो जाएगा, पी के लिए तो 3 होगा ही होगा। ठीक है ना, तो 3 एक तो सी में है और एक डी में है, P = 3। P2 भी बोल रखा है, P2। 2 नाइट्रो ग्रुप क्यों आएंगे, 3 ही आने चाहिए। फिर रिएक्शन करें तो फिर एक ही लगा देते, तो 3 ही आते हैं। क्यू सॉल्व करते हैं। नाइट्रोबेंजीन गिवन है, ठीक है, और नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड से नाइट्रेशन किया गया, इसका नाइट्रेशन किया गया। अब नाइट्रो तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो नाइट्रेशन हो जाएगा मेटा पोजीशन पे। अब कितना किया गया है वो पता नहीं है, हाई टेम्परेचर करेंगे तो तीनों जगह भी आ सकता है। अभी एक एक स्टेप में ही चलते हैं। फिर रिएक्शन किया SnHCl से, Sn + HCl से रिएक्शन किया तो रिडक्शन होगा, दोनों नाइट्रो को प्रोड्यूस होंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे NH2 और NH2 में ऑर्थोफिनाइलिन डाइअमीन में। फिर इसकी रिएक्शन NaNO2 + HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे डाइएजोटाइजेशन किया, तो HNO3 लिख देता हूं, HNO2 लिख दिया मैंने, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस डाइएजोटाइजेशन। डाइएजोटाइजेशन एक NH2 का क्यों करूंगा तो दोनों का ही करूंगा ना, तो यहां इस जगह भी डायजोनियम सॉल्ट बन जाएगा और यहां भी डायजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में वाटर डाल दिया। अब डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन वाटर से होती है, हालांकि हीट किया जाता है, उसके साथ में बॉयल करते हैं, तो फिनॉल फॉर्मेशन की ये रिएक्शन है, तो यहां फिनॉल होना चाहिए। फिर नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड वापस डाल दिया, तो इसकी रिएक्शन वाटर के साथ हीट कर दूंगा। अब इन्होंने हीट नहीं किया, मैं नहीं भूल रहा हीट करना। वाटर के साथ और कौन सी रिएक्शन होगी, तो यहां बन जाएगा ये, जिसे बोला जाता है रिसोर्सिनॉल। अब रिसोर्सिनॉल में अगेन नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया गया। अब नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, अभी अभी हमने फिनॉल में पढ़ा कि फिनॉल की तीनों पोजीशन पे नाइट्रेशन हो जाता है, कि क्योंकि फिनॉल की रिएक्टिविटी काफी ज्यादा होती है। अब दो दो OH ग्रुप आ गए तो रिएक्टिविटी काफी ज्यादा होनी चाहिए। हालांकि दोनों OH के बीच में नाइट्रो ग्रुप आना थोड़ा मुश्किल है स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण। OH ग्रुप की बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होती भी नहीं है, वैसे OH थोड़ा बहुत स्टेरिक हिंड्रेंस तो करता ही है।
तो फिर तो ऐसा हो सकता है, ऐसा लगता है कि इन दोनों पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आ जाना चाहिए, बट ऐसा कोई ऑप्शन भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। भाई रिसोर्सिनॉल में 2 OH एक तो इस ऑप्शन में है और इस ऑप्शन में है, ठीक है। अब नाइट्रो आएगा तो तीन पॉसिबिलिटी बनती है भाई, तीनों पोजीशन की पॉसिबिलिटी बनती है, तो ये आएगा। अब आएगा तो एक क्यों आएगा और वो भी बीच में क्यों आएगा? तो बेस्ट फिर कंडीशन तो मुझे ये वाली दिखाई दे रही है, 5th वाली, जिसमें इस रिसोर्सिनॉल में नाइट्रो OH ग्रुप की तीनों पोजीशन पे आया था, मतलब आया है, जैसे पिक्रिक एसिड बना था फिनॉल से, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करता हुआ मैंने कर दिया। तो इसके लिए क्या हो गया, 5th वाला होना चाहिए, इसके लिए हो जाएगा 5th। तो 3 और 5, Q इक्वल्स टू 5, Q इक्वल्स टू 2। वैसे तो आंसर यही पहचान में आ गया कि C होना चाहिए, ठीक है। आगे भी और देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसका R और S भी करते हैं, इसका R और S भी करते हैं, ठीक है ना। ये कॉपी कर लिया मैंने, और R और S भी यहीं सॉल्व कर लेंगे। चलो R वाला ऑप्शन देखो, इसमें R में क्या लिया हुआ है, पहले से ही रिसोर्सिनॉल लिया गया है। तो ये लो जी, रिसोर्सिनॉल लिया गया है, 2 OH ग्रुप है मेटा पोजीशन पर। फिर इसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया गया, फिर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल दिया गया, फिर इसमें हाइड्रेशन किया गया है, मतलब हाइड्रोलाइसिस किया गया है। देखो इसमें नाइट्रिक सल्फोनेशन किया, सल्फोनेशन करोगे तो फिनॉल के लिए सल्फोनेशन कहाँ होगा, इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे, दोनों के बीच में तो मुश्किल है, ठीक है। अब आप ऐसा मत बोलना कि सर तीनों जगह सल्फोनेशन कर दो, क्योंकि फिनॉल में अपन ने ऐसे पढ़ा नहीं कि तीनों जगह भाई पिक्रिक एसिड बना दिया था, जैसे फिर सल्फोनेशन भी तीनों जगह हो जाता है। तो एक एक स्टेप में करो तो बेस्ट पॉसिबिलिटी तो मुझे यहाँ दिखती है कि या तो इस जगह लगा दो या इस जगह लगा दो, ठीक है। फिर नाइट्रेशन किया गया है, नाइट्रेशन किया गया है, उसके बाद में नाइट्रेशन यहाँ होना चाहिए इस जगह, क्योंकि ये वाली पोजीशन पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है। तो क्या बन जाना चाहिए, ये वाला कंपाउंड बनना चाहिए कि यहाँ तो सल्फोनिक एसिड है और यहाँ नाइट्रेशन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में इन्होंने एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कर दिया हाई टेम्परेचर पर। हमने डीसल्फोनेशन रिएक्शन पढ़ी है, यहाँ हीट किया हुआ है, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा, मैं बता देता हूँ। डीसल्फोनेशन रिएक्शन की पढ़ी है। डीसल्फोनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि सल्फोनिक एसिड हट जाता है और बेंजीन बन जाता है, मतलब एसिडिक मीडियम में यहाँ H+ आएगा और इसको हटाकर, सल्फ्यूरिक एसिड को हटाकर यहाँ H+ जुड़ जाएगा, जो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो उस हिसाब से तो प्रोडक्ट बनना चाहिए ये वाला। तो ये तो मुझे बेस्ट पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि यही बनना चाहिए था, लेकिन एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है भाई। मैंने अभी बताई थी था OH ऑर्थो पोजीशन पे रिसोर्सिनॉल में केवल 2 ही हैं, औरों में तो है ही नहीं। तो ये वाला ऑप्शन तो आ ही गया 5th। अब बचा ये वाला ऑप्शन। अब इसमें तो नाइट्रो इस जगह दे रखा है यार, अजीब सी जगह दे रखा है। अब इसकी 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मतलब बेस्ट आंसर फिर इसके लिए 4 ही आने वाला है, और कुछ ऑप्शन है नहीं ना फिर मैचिंग के अंदर। पर बेस्ट 4 कैसे आ सकता है, 4 ऐसे आ सकता है कि नाइट्रेशन यहां भी हुआ है तो बहुत ही माइनर यहां भी हुआ होगा। अब वो माइनर को कंसिडर तो नहीं कर रहे हैं, और इससे इससे अगर रिएक्शन हुई होगी तो फिर ये वाला बन सकता है कि ये बन सकता है। अच्छा, इससे भी बेहतर तरीका मुझे एक और दिखाई दे रहा है कि इसके अलावा भी पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा ऐसा है कि जब इसका सल्फोनेशन किया गया है और हाई टेम्परेचर पे किया गया हो तो डाई सल्फोनेशन हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें 2 बार सल्फोनेशन हुआ होगा, इस जगह और इस जगह, यहां भी सल्फोनिक एसिड आ गया होगा, यहां भी सल्फोनिक एसिड आ गया होगा। फिर नाइट्रेशन करोगे तो बची हुई जगह ये थी नाइट्रेशन, फिर डीसल्फोनेशन करोगे तो दोनों सल्फोनिक एसिड हट गए, तो भी नाइट्रो यहां आ सकता है। मतलब मुझे आंसर निकाला है किसी ना किसी तरीके से। बेस्ट यही होता, अगर ऑप्शन दिया होता तो मैं इसी आंसर करता। तो जुगाड़ करके किया है कि यार ये कैसे आया होगा, तो ये ऐसे आया होगा, ठीक है। वैसे आंसर पता पड़ ही गया है। एस को भी सॉल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे से कॉपी मारता हूं वापस।
इसे ही कॉपी मार के कर लेते हैं। इस ऐसा ऑप्शन में देखो टॉलुइन दिया हुआ है, टॉलुइन, ठीक है। एस का तो वैसे वन दे रखा है इन्होंने, पर ऐसा एक्चुअली हम बायस्ड हो जाते हैं, लेकिन बायस्ड नहीं हो ना, वो ऑप्शन में और कुछ बच नहीं रहा है इसलिए। टॉलुइन की रिएक्शन की गई है पहले KMnO4 बेसिक मीडियम में, फिर एसिडिफिकेशन कर दिया। अब KMnO4 तो ऑक्सीडेशन करता है टॉलुइन इसका, तो ऑक्सीडेशन करेगा तो बेंजीन की साइड रिंग का ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। अब कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिक मीडियम में कराया इन्होंने, तो बेसिक मीडियम में कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा, फिर उन्होंने इसको एसिडिफिकेशन कर दिया जिससे कि कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए, ठीक है। ये तो फर्स्ट स्टेप का रिजल्ट हो गया। फिर नाइट्रिक एसिड डाल दिया गया, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया गया हीट करते हुए, फिर SOCl2 और अमोनिया डाल दिया गया, ठीक है। इसमें डाल दिया गया क्या, नाइट्रेशन करवाया है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो यहां मेटा पोजीशन पर ही हुई होगी रिएक्शन। अब एक है कि दो है, वो अभी ऑप्शन देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है भाई। एक बार नाइट्रेशन है, हीट करते हुए हो तो दूसरी बार भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। उसके बाद में फिर SOCl2 और अमोनिया, ठीक है। SOCl2 कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड हैलाइड में कन्वर्ट कर देगा, C डबल बॉन्ड OCl में कन्वर्ट कर देगा, और यहां नाइट्रो है ही है। फिर अमोनिया डाल दिया गया, अमोनिया की रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे एसिड हैलाइड से होगी और यहां अमाइड बन जाएगा। एसिड हैलाइड से अमोनिया की रिएक्शन होती है, SN2TH रिएक्शन होती है, नाइट्रोजन का लोन पेयर रिएक्शन करता है, Cl को निकाल देता है, तो अमाइड बन गया ये। अभी तक ये कंफ्यूजन है कि नाइट्रो दो है कि एक है, पर ऑप्शन में अभी दिख जाएगा तुम्हें, ये अमाइड बन गया, ठीक है। फिर क्या किया, फिर ब्रोमीन और बेस डाल दिया। ब्रोमीन बेस डालोगे तो कौन सी रिएक्शन होगी, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, तो यहां हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हो गई, जिससे एक कार्बन कम हो जाएगा और अमीन बन जाएगा, ठीक है। नेम नहीं लिख रहा हूं, ये हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। फिर NaNO2HCl डाल दिया, मतलब डाइएजोटाइजेशन कर दिया, और फिर वाटर डाल दिया। तो डाइएजोटाइजेशन करोगे तो NH2 का ही होगा, नाइट्रो का तो होगा नहीं। डाइएजोटाइजेशन तो NH2 ग्रुप का हो गया डाइएजोटाइजेशन, यहां बन गया ये 2Cl N2Cl, और ये नाइट्रो तो ऐसे कैसे रहने दो, इसका रिडक्शन तो किया नहीं इन्होंने। फिर वाटर डाल के हीट किया है, तो डायजोनियम सॉल्ट में वाटर डाल के हीट करें तो इस पोजीशन पर फिनॉल आ जाएगा, मतलब OH ग्रुप आ जाएगा, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, ये बनेगा मेटानाइट्रोफिनॉल। तो क्या मेटानाइट्रोफिनॉल है क्या कहीं पर, देखो किसी भी ऑप्शन में है क्या, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ना, सिंगल नाइट्रो ग्रुप नहीं दिया इन्होंने, थोड़ा घुमाया है क्वेश्चन को। अब कहां गड़बड़ हो सकती है, मेटा पे दो जगह दे रखा है, एक नहीं दे रखा, और फर्स्ट वैसे दिख भी रहा है अपन को यहां पर। क्या हुआ होगा, अगर हाई टेम्परेचर पे किया होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि नाइट्रेशन दो बार हो जाए, पॉसिबल है, ठीक है। तो नाइट्रेशन अगर दो बार हो जाए, देखो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो वो आपको दिमाग चलाने के लिए बोल रहा है, किस तरीके से दिमाग चलाना है। नाइट्रेशन हुआ तो सब जगह नाइट्रो हो सकता है कि यहां दो बार हुआ हो, तो दो नाइट्रो ग्रुप इस प्रकार आए हों, ये पॉसिबल है, ठीक है ना। इसे आप नकार नहीं सकते, उसने हीट किया था, तो ये भी पॉसिबल है, तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन इसका फर्स्ट आया था। क्लियर है, चले आगे। हाँ 2020 का ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन के क्वेश्चन है। एक एरोमेटिक कंपाउंड पी गिवन है, जिसमें एक रिंग पर तो ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है एक पार्ट पे, तो एक में ये वाला टर्शरी पार्ट है, एक में ये CH2 वाला पार्ट है, ठीक है। और ये है सक्सेनिक एनहाइड्राइड AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन है, तो पहले तो फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होगी, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये CO माइनस बनेगा और यहां प्लस बनेगा, ये वाला प्लस हालांकि माइनस नहीं बनता, वो तो AlCl3 के साथ रहेगा, ये वाला प्लस जो बनेगा वो इस पोजीशन पर रिएक्शन करेगा,
कारण देखो ये वाला CH2 जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये टर्शरी वाला ग्रुप और ये वाला टर्शरी वाला ग्रुप भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, सारा एल्काइल ग्रुप की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इस जगह है और छोटा ग्रुप भी है, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है, तो बेस्ट पोजीशन यही है भाई। इसके लिए ऑर्थो ये रही, इसके लिए ऑर्थो ये रही और इसकी ऑर्थो ये रही, तो इन तीन पोजीशन में से बेस्ट पोजीशन है ये, इस जगह इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना चाहिए। तो ये वाला जो प्लस चार्ज है वो यहां आके जुड़ेगा, उसके बाद में कुछ होगा तो मुझे आगे बनाना पड़ेगा वापस। क्यू बन जाएगा, फिर जिंक अमलगम HCl H3PO2, चलो कोई नहीं मैं लिख दूंगा वापस। इसको सॉल्व करते हैं, देखो मुझे कितना याद रहता है कि यहाँ बेंजीन रिंग है, यहाँ टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, यहाँ 5 मेंबर रिंग है, यहाँ इस तरह का ग्रुप है, ठीक है ना। अब तो सही है ना ये कंपाउंड पी, इसकी रिएक्शन किया है सक्सिनिक एनहाइड्राइड से, ये सक्सिनिक एसिड का एनहाइड्राइड है, AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन है। मैं मान लेता हूं ये वाला बॉन्ड टूटा, ये पॉजिटिव चार्ज बना, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल की तरह इस पोजीशन पे अटैक करेगा, ये बेस्ट पोजीशन है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए। और यहां आके जुड़ गया C डबल बॉन्ड O, कौन सा, ये वाला, फिर CH2, फिर CH2, फिर यहाँ जो COO माइनस बना है, जिस H को इसने निकाला है वो H यहाँ आ जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो ये CH2, फिर CH2, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कंपाउंड बना Q। इसकी रिएक्शन क्या किया गया था, जिंक अमलगम HCl, यही था, जिंक अमलगम HCl। कौन सी रिएक्शन है, क्लेमेंशंस रिडक्शन, क्लेमेंशंस रिडक्शन। क्लेमेंशन रिडक्शन कीटोन का होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का तो होता नहीं है, तो कीटोन को रिड्यूस कर दीजिए। अरे तो मुझे तो पूरा बनाना पड़ेगा ना, मैं नहीं बनाने वाला पूरा, मैं टेक्नोलॉजी का यूज करता हूं थोड़ा थोड़ा, तो यहां बना देता हूं और कीटोन पार्ट का रिडक्शन हो जाएगा, तो रिडक्शन कर देते हैं कीटोन का, ये लो कीटोन का रिडक्शन हो जाएगा और वहां CH2 बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया था इन्होंने, जिंक अमलगम HCl डालने के बाद में जिंक अमलगम HCl और H3PO4, फिर गिग्नार रिएजेंट, एसिडिफिकेशन, सल्फ्यूरिक एसिड, हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो जिंक अमलगम HCl के बाद में यहां इन्होंने लिया H3PO4, ठीक है, याद करो ये डाल दो या H2SO4 डाल दो या पॉलीफॉस्फोरिक एसिड डाल दें, इनमें से कोई डाल दें तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में एरोमेटिक रिंग फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन कर लेती है, क्योंकि ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड यहां से H+ आएगा, H+ इस OH को निकाल ले जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH को निकालना तो अच्छी बात है, मतलब आसान बात नहीं है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड ही ये काम कर सकता है, वीक एसिड तो करेगा नहीं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है आपने, स्ट्रॉन्ग एसिड आया, OH को निकाल लिया, कैटायन बना, अगेन फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन है, ये फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन ही रिएक्शन है, ठीक है। तो इंट्रामॉलिक्यूलर फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन हो गया। बेंजीन रिंग ऐसे कैसे है, ये क्या कर दिया, ये ऑक्सीजन कहां से आ गया, ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे, अच्छा मैंने बताया होगा यहाँ रिएक्शन हो जाएगी। तो ये 5 मेंबर रिंग, ये यहाँ रहने दो, इस जगह रहने दो, ये 1 2 3 4 5 ऐसे ही है ना, ये रिएक्शन हो, क्लियर है। फिर गिग्नार एजेंट डाला इसमें, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में एसिडिफिकेशन कर दिया। तो मेरे भाई गिग्नार एजेंट में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है मिथाइल माइनस, मिथाइल माइनस कीटोन पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर लेगा और ये O- बनेगा। O- के लिए फिर नेक्स्ट स्टेप में एसिडिफिकेशन किया है ना, तो एसिडिफिकेशन का H+ यहां आ जाएगा, गिग्नार एजेंट का मिथाइल यहां जुड़ जाएगा, क्या बना, ये 5 मेंबर रिंग, ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, ये 6 मेंबर रिंग, ये तो यहाँ एक गिग्नार एजेंट का मिथाइल आ गया जिसे M ही लिख देता हूं, और यहाँ O- बना था, H+ आ गया इस जगह। नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया देखना जरा,
सल्फ्यूरिक एसिड डाला है और हीट किया है, अल्कोहल है वो भी टर्शरी अल्कोहल है, सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे, हीट करोगे, E1 एलिमिनेशन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी। फर्स्ट स्टेप में एसिड का H+ आएगा, OH को निकालेगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा और फिर यहां से H+ निकल जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। एक एक स्टेप क्यों लिखूं मैं, जब तुम्हें आ ही गया समझ में। तो H+ आएगा, इस OH को निकालेगा, टर्शरी केटाइन बनेगा और फिर H यहां से निकलेगा तो मोर स्टेबल एल्कीन बनेगी, जिसे मैं क्या कह सकता हूं, सैडजेफ एल्कीन, सैडजेफ एल्कीन बनेगी। तो ये लो, यहाँ ये एल्कीन बन जाने वाली है, इस जगह से H निकलेगा। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट मैंने बता दिया। अब ये चाहते क्या हैं, क्वेश्चन में चाहते क्या है, QRS सारे बताओ। तो अब आप ढूंढ लो यार QRS कौन कौन से हैं। Q मैंने बना ही दिया था, R बनाया था, ये वाला कंपाउंड R बना था, फॉस्फोरिक एसिड, और S सारा काम करने के बाद S बना था, ये S है। ऑप्शन तो ढूंढ लोगे, ठीक है, चले आगे, ऑप्शन ढूंढ लो, मैं चेक नहीं कर सकता बार बार पेज पलट के। चले आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन गिवन है 2020 का ही क्वेश्चन है, लिखा हुआ है एक रिएक्शन और प्रोडक्ट Q जो कि एक कलर्ड कंपाउंड है, इसमें एक कह रहे हैं कि P की रिएक्शन कंपाउंड वाया आयोनिक इंटरमीडिएट, P से Q बनता है एक आयोनिक इंटरमीडिएट के थ्रू। कंपाउंड है जिसमें 3 एरोमेटिक रिंग ये रही और एक बीच में एक एरोमेटिक रिंग है, ये एस्टर है, और सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया गया इसमें। ठीक है, और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताना है फाइनल कंपाउंड का। देखो, फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन के लिए ये कैटायन बनाए थे हमने। ये कैटायन किस किस से बन सकते हैं, यहां अगर ये Cl है तो Cl को निकाल दो, कैटायन बन जाएगा। अगर ये एनहाइड्राइड है, इस जगह एनहाइड्राइड है, तो इसको निकाल दो तो भी कैटायन बन जाएगा। और अगर यहाँ OH है तो H+ डाल दो और OH को निकाल दो, एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो भी कैटायन बन जाएगा, फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन हो सकती है। यहां तक कि एस्टर में भी फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन हो सकती है, एसिडिक मीडियम में H+ आ जाए इस ऑक्सीजन के लोन पेयर पे और इस अल्कोहल को निकाले और कार्बोकेटायन बने, आयोनिक इंटरमीडिएट बने, जिसके बारे में इसने कुछ हिंट दिया है। वही रिएक्शन फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन भी हो सकती है। यहां हो सकता है H+ आए, मिथाइल अल्कोहल निकले, कार्बोकेटायन बने, आयोनिक इंटरमीडिएट बने, जिसके लिए सूचना दी गई है, और वो इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन कर जाए। अब इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन के लिए लो, मैं पाई बॉन्ड भी तो गिनाने हैं ना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के लिए। ये है ना, डबल बॉन्ड में किसी भी साइड में आ सकता हूं, उसकी कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं मैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ OMe है, मतलब एस्टर है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड आया, सल्फ्यूरिक एसिड का H+ आया, यहाँ H+ इस लोन पेयर पे जाके बॉन्ड बनाया। अब वो बॉन्ड थोड़ा ना बनाऊंगा बार बार में, या बना दूं, ठीक है बना देते हैं, एक मिनट, इसे कॉपी करें, हाँ, और जरूरत पड़ेगी क्या, अब मैं डायरेक्ट कर लूंगा फिर। हाँ, ये H+ आया इस लोन पेयर के साथ में और मिथाइल अल्कोहल बाहर निकला और इस जगह आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब हो जाएगी इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन। इंट्रा पूरा फ्रिडलक्राफ्ट ही है वैसे तो, H+ आएगा, इस जगह बॉन्ड में आ दे, इस जगह के ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, H+ को निकाल के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर ले। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा, एक और बॉन्ड बन जाएगा, तो इस जगह एक और बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, एक और रिंग बन गई, एक कीटोन है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछा है, हमें पता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग काउंट करनी होती है। पाई बॉन्ड काउंट कर ही लो आप,
कितने हैं, 3 ये रहे, 3 3 3 और 3, और एक कीटोन का भी, तो 12 तो ये हो गए और एक कीटोन का हो गया। ठीक है, 13 ही है ना, मैं तो सही काउंट कर रहा हूं ना। ठीक है, और रिंग कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 रिंग हो गई, 18 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो गया। चलें आगे, ये इसका आंसर है। हाँ, ये 2019 का ये क्वेश्चन है, हमें एक कंपाउंड गिवन है C6H10O, जिसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालें तो एल्केन के रेस्पेक्ट में, ऑक्सीजन को तो काउंट करूंगा नहीं यहां पे, एल्केन के रेस्पेक्ट में इसमें 4 हाइड्रोजन कम है। अगर एल्केन होता तो हाइड्रोजन 14 होते, तो इससे हाइड्रोजन 4 कम है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है। ठीक है, और जरा ऑप्शंस में देखो, इन्होंने पूछा क्या है, सेट ऑफ रिएक्शन। हाँ, ये यू टी और एस, ये क्या है, ये प्रोडक्ट क्या बने ये, तो उसमें सब में 6 मेंबर रिंग दिखाई दे रही है मुझे, तो रिएक्टेंट में भी 6 मेंबर रिंग होगी, नहीं तो बनी नहीं है, हो सकता है बन गई हो, देख लेंगे वो भी। पर 6 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, एक ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है, तो पॉसिबल है कि ये कीटोन हो, क्योंकि गिग्नार एजेंट की रिएक्शन करवा रहे हैं। फिनॉल भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, पर देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। गिग्नार एजेंट की रिएक्शन करवाई गई है और क्यू कंपाउंड बना है, एसिडिफिकेशन किया है। ठीक है, अगर ये कीटोन होगा तो अल्कोहल बन जाएगा, अल्कोहल की रिएक्शन HCl से होती है। ठीक है ना, HCl से होती है। 20% H3PO4 के साथ हीट कर दे तो डिहाइड्रेशन होता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट कर दे तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो सकता है, वैसे ही ये टर्शियरी अल्कोहल है, श्योर कह सकता हूं मैं, ये कीटोन है, क्योंकि यहां 6 मेंबर रिंग दिखाई दे रही है मुझे, तो रिएक्टेंट में इसमें श्योर हूं मैं कि इसमें 6 मेंबर रिंग है और ये कीटोन है, ये ऐसे पहचान में आ गया, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, और इसके हालात जो देख रहे हैं वो ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलें अब, या हो जाएगा यहीं से ही, तो मैं थोड़ा छोटा लिखने वाला हूं यहीं पर। ये कीटोन था, गिग्नार रिएजेंट का मिथाइल आया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किया इस जगह, और ये O- बना, O- पर एसिडिफिकेशन कर ही रखा है आपने, तो ये O- फिर OH में कन्वर्ट हो गया और ये टर्शरी अल्कोहल बना, जो कि मैं यहां बना रहा हूं। दिखाई देने में दिक्कत हो रही है, पर मैं बनाऊंगा, यही बनाऊंगा, और यहां बन गया, ये मिथाइल आ गया और यहाँ OH आ गया, दिखाई दे रहा है ना, ये टर्शरी अल्कोहल है, Q वाला कंपाउंड। ठीक, इस कंपाउंड Q में कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाल दिया, हालांकि अल्कोहल की रिएक्शन HCl से थोड़ा मुश्किल ही होती है, इसमें ल्यूकास रिएजेंट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सोचोगे कि इसमें जिंक क्लोराइड क्यों नहीं डाला, बिना जिंक क्लोराइड की रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल है, रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा है। H+ आएगा, OH को निकाल देगा, और यहाँ जो मेजर प्रोडक्ट है वो बनेगा इस तरह का क्लोराइड। मैकेनिज्म याद है, ये SN1 रिएक्शन करेगा क्योंकि वो टर्शरी अल्कोहल है, H+ आएगा, OH को निकालेगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा, फिर Cl आकर उसमें जुड़ जाएगा, ये हो गया S कंपाउंड, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट स्टेप में इसमें एसिडिक मीडियम में हीट किया गया है, तो ये E1 एलिमिनेशन रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। मैकेनिज्म बहुत सिंपल सी है, H+ आएगा एसिड का इस जगह और OH को निकालेगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा, क्योंकि कंडीशन डिहाइड्रेशन की है, हाई टेम्परेचर पे हीट वीट सब कर रखा है, तो इसमें सैडजा प्रोडक्ट बनाएंगे, और सैडजा प्रोडक्ट ये बनना चाहिए, ये वाला प्रोडक्ट बनना चाहिए। ये वाला तो हॉफमैन प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट तो हाफ है, जो कि माइनर होना चाहिए, लेकिन मेजर बोला है तो मेजर प्रोडक्ट तो यही होगा, ये ही है R। इस R की रिएक्शन HBr से कर रहे हैं, ये H तुमको शायद दिख नहीं रहा हो, हाँ, HBr से कर रहे हैं बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। बेंजोइल पेरोक्साइड समझ गए क्या, बेंजोइल पेरोक्साइड, पेरोक्साइड बेंजोइल तो यही हो गया ना, ये है बेंजोइल पेरोक्साइड। कुल मिला के पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कर रहे हैं, कौन सी रिएक्शन होगी, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन,
जिसमें फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगी। ये होगी AFR, FR मतलब फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगी, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। H यहां आएगा और Br यहां आएगा, कुल मिला के Br रेडिकल बनेगा पहले, जो कि यहां आके जुड़ जाएगा, और उसके बाद में H रेडिकल इस जगह आकर जुड़ जाएगा। तो ये काला कंपाउंड बनना चाहिए, कंपाउंड U हो गया। नेक्स्ट स्टेप में इस साइड में चले तो इसमें हाइड्रोजनेशन किया गया है निकल के प्रेजेंस में, तो हाइड्रोजनेशन करोगे तो पहले तो कंपाउंड बनेगा ये वाला, और इसकी रिएक्शन फिर ब्रोमीन से कर दी गई तो कंपाउंड T बना है मेजर। सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन रिएक्शन की गई है। टर्शरी CH की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो टर्शरी वाली पोजीशन पे फ्री रेडिकल बहुत स्टेबल होता है, और यहां ब्रोमिनेशन के केस में तो सेलेक्टिविटी भी इस जगह की बहुत ज्यादा होती है। इस कारण से यहां मेजर प्रोडक्ट इस टर्शरी वाले कार्बन पर Br का यहां सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ये कंपाउंड T है। ठीक है, ऑप्शंस पहचानना अब तुम्हारा काम है। मैंने कौन सा बता दिया, ऑप्शंस पहचानो फटाफट से, आगे चलते हैं। ये 2019 का क्वेश्चन है, हमें करेक्ट ऑप्शंस चूज करने हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन दैट गिव्स एन एरोमेटिक कंपाउंड एज मेजर प्रोडक्ट। इन रिएक्शंस में किस में एरोमेटिक कंपाउंड मेजर प्रोडक्ट में मेजर अमाउंट में मिलता है, ए ऑप्शन में देखते हैं। ए ऑप्शन में इस तरह का क्या दिया हुआ है, मतलब एडजेसेंट डाइऑल दिया हुआ है, डाइहैलाइड दिया हुआ है, विसिनल डाइहैलाइड दिया हुआ है। इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से कर दी। अब एल्कोहलिक KOH के साथ हीट ना करें, ये तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। एल्कोहलिक KOH दिया है तो मंशा ही एलिमिनेशन की होती है, तो हीट मैं कर देता हूं मेरे साइड से, ये तो चाहते नहीं है ऐसी चीजें। एल्काइन बनाने के मेथड पढ़ा होगा आपने, ये E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में HBr का एलिमिनेशन होगा। दोनों HBr नहीं निकलते हैं, दोनों HBr निकालने के लिए आप NaNH2 ही डाल देते डायरेक्टली तो भी चल जाता। तो यहां एक H निकलेगा, एक Br निकलेगा। ठीक है, तो H निकलेगा और Br निकलेगा, तो ये H निकल गया जो कि ज्यादा एसिडिक है, और ये Br निकल गया, ज्यादा एसिडिक वाला H निकलेगा पहले। तो यहां डबल बॉन्ड आया और ये Br है। नेक्स्ट स्टेप में इसमें NaNH2 डाल दिया गया, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में अगेन डीहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन होगी, यहां अगेन HBr का एलिमिनेशन होगा, जैसा यहां हुआ था। HBr यहां से H निकला, यहां से Br निकला, सेम साइड से नहीं निकलते, लो अपोजिट कर देता हूं वरना दिक्कत हो जाएगी, तुम्हें ऐसा लगेगा कि ऐसा गलत पढ़ा रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ एल्काइन बन जाएगा। हालांकि ये NaNH2 आगे फिर एसिडिक H से रिएक्शन कर लेता है, और यहाँ क्या बनाता है, नेगेटिव चार्ज बना देता है, सॉल्ट बना देता है, पर वो मुझे फील आ नहीं रहा कि ये चाह रहे क्या है। इसके बाद में रेड हॉट आयरन ट्यूब से रिएक्शन कर दी। याद करो, एसिटाइलिन की रिएक्शन रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ में हीट किया जाए प्रेशर पे तो बेंजीन बनते हैं, तो इसके 3 मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे और मेसिटाइलिन फॉर्मेशन होगा। रेड हॉट Fe, कॉपर भी डाल देते हैं, आयरन कॉपर ट्यूब, इससे पास करें हाई प्रेशर पे तो मेसिटाइलिन बनता है। मतलब मैं थोड़ा सेट कर देता हूं इसको, ऐसे बना देता हूं। ठीक है, यहां ट्रिपल बॉन्ड था, ये ट्रिपल बॉन्ड था इस जगह, ये वाला बॉन्ड टूटा यहां आ गया, ये वाला बॉन्ड टूटा यहां आ गया, ये वाला बॉन्ड टूटा यहां आ गया, तो एक एक पाई बॉन्ड टूट गया, इस जगह एक पाई बॉन्ड बच गया, यहां नया बॉन्ड बन गया। तो डायरेक्ट बना दूं, तो यहाँ एक नया बॉन्ड बन गया, यहाँ एक नया बॉन्ड बन गया, और यहाँ एक नया बॉन्ड बन गया। यहाँ मिथाइलिन है ही, मेसिटाइलिन इसे कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ए ऑप्शन तो सही हो गया। बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन में यहां एक कंपाउंड गिवन है जो कि एसिडिक हाइड्रोजन वाला है। इस जगह के 2 H हैं, ये बहुत ज्यादा एसिडिक तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक एसिडिक है।
इसमें अगर आप बेस डाल के हीट करेंगे, जैसे यहां पर NaOMe डाला है, ये बेस है, O माइनस है ना, बेस है, तो यहां एसिड बेस रिएक्शन होगी, और ये एसिडिक हाइड्रोजन रिएक्शन कर लेगा, तो O माइनस इस H प्लस को निकालेगा, तो मिथाइल अल्कोहल बना, और यहां माइनस स्टेबल है इसीलिए तो एरोमेटिक था, इसीलिए तो वो क्या था भाई, यहां पे H प्लस निकला तो माइनस बनना चाहिए सोडियम आयन के साथ में। ये एरोमेटिक नहीं है 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड बना है, और ये एरोमेटिक आयन 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसलिए हकल्स रूल को फॉलो करता है, इसलिए एरोमेटिक है, और इसी कारण से ये H एसिडिक था, क्योंकि H प्लस निकलने के बाद एनायन काफी स्टेबल है, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही हो गया। बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन से की गई हाई टेम्परेचर पर, और HNU मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन की गई हाई टेम्परेचर पर, तो ये रिएक्शन, एक मिनट, ये रिएक्शन एडिशन रिएक्शन होती है, हालांकि बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं करता है, फिर भी बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC बनाने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है, C6H6 और Cl6, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, याद करो, पेस्टिसाइड्स के फॉर्म में यूज करते हैं, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड जिसे कहते हैं, लिंडेन और गैमेक्सिन भी इसे कहा जाता है, पर ये वाला सी ऑप्शन तो एरोमेटिक नहीं बना, तो ये हटा दो फिर। तो ये कंपाउंड है NaOET, मतलब सोडियम इथॉक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन की गई है। कंपाउंड को थोड़ा ध्यान से देखो, यहां हेलाइड जुड़ा हुआ है, आप सोचोगे कि सर इसमें तो NaOET डाल दिया, ये तो अच्छा बेस है, अच्छा बेस है, तो फिर इसको क्या करना चाहिए, इसकी रिएक्शन हो जानी चाहिए, E2 रिएक्शन होनी चाहिए, HBr का मॉलिक्यूल बाहर निकलना चाहिए, और HBr का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो ये वाला बन जाना चाहिए कि HBr निकलेगा। तो देखो जरा ध्यान से देखो, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एंटी एरोमेटिक सिस्टम है। अब ये बताओ, ये काहे को बना रहे हो आप, ये नहीं बनाना मेरे भाई, ये रिएक्शन ही नहीं होगी, ठीक है, एंटी एरोमेटिक है, कोई एरोमेटिक नहीं बना, इसलिए ये डी ऑप्शन भी आंसर में नहीं आएगा। क्लियर है, चले आगे। हाँ, यहाँ पैराग्राफ का क्वेश्चन है जिसमें दो लिस्ट दी गई है, कॉलम 1 और कॉलम 2, थोड़ा मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। कॉलम 1 में ये 3 रिएक्शन इस तरफ लिखी है और चौथी रिएक्शन यहाँ है। कॉलम 2 में 3 कंपाउंड ये रहे और कॉलम 2 के ही 3 कंपाउंड ये रहे। क्वेश्चन वर्टिकली था पर उसको यहाँ एडजस्ट किया गया है, तो इस तरीके से सेट किया गया है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि लिस्ट 1 में कुछ रिएक्शंस गिवन है और लिस्ट 2 में इंटरमीडिएट या फाइनल प्रोडक्ट कौन कौन से बनेंगे वो आपको मैच करने हैं। क्वेश्चन ये रहे, दो क्वेश्चन है इसके, ठीक है। PQRS को जो भी है वो किस तरीके से मैच करेंगे वो आपको पहचानने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार रिएक्शंस देख लीजिए। फर्स्ट रिएक्शन दी हुई है, बेंजीन रिंग है, यहाँ साइनाइड है और ये साइक्लिक एसिटाइल गिवन है। इसकी रिएक्शन पहले डाइबल H के साथ में, डाइल्यूट HCl के साथ में, सोडियम बाई बोरोहाइड्रेट के साथ में, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, ठीक है। और एक बार प्रोडक्ट्स की भी शक्ल थोड़ा थोड़ा देख लीजिए जिससे आइडिया लगे। अब फर्स्ट वाले कंपाउंड को, लिस्ट 1 में जो फर्स्ट रिएक्शन दी गई है उसे सॉल्व करते हैं। यहाँ बेंजीन रिंग है, साइनाइड इस तरफ दिया हुआ है और इस तरफ हेमी एसिटाइल नहीं है, एसिटाइल है, ऐसा ही है ना, कंपाउंड बिल्कुल यही है, ठीक है। इसकी रिएक्शन पहले डाइबल H के साथ की गई। डाइबल H का मतलब है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ की गई। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, थोड़ा सा भारी सा रिड्यूसिंग एजेंट है, सब फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता, लेकिन 3 फंक्शनल ग्रुप के लिए स्पेशली दिया जाता है, साइनाइड, एसिड हैलाइड एंड एस्टर। इन तीनों को ही रिड्यूस करके फाइनली एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो यहां पर डाइबल H का रिडक्शन, डाइबल H साइनाइड का रिडक्शन करेगा,
ये तो ईथर टाइप के बॉन्ड ही है ना, एसिटाइल हो भले ही, पर ईथर टाइप के बॉन्ड है, तो उनका रिडक्शन नहीं होगा। तो डाइबल H से साइनाइड का रिडक्शन होगा, पहले तो इमीन बनेगा, फिर उसमें से हाइड्रोलाइसिस होके अमोनिया बाहर निकल जाएगा और ये कंपाउंड रहेगा, इसका कुछ नहीं होने वाला। नेक्स्ट स्टेप में इसमें HCl डाला गया था, डाइल्यूट HCl लिखा होगा, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट मतलब वाटर, वाटर का मतलब एसिडिक वाटर, एसिडिक वाटर मतलब हाइड्रोलाइसिस। अब एल्डिहाइड का तो हाइड्रोलाइसिस होगा नहीं, इस एसिटेल का ही होगा। एसिटेल का हाइड्रोलाइसिस से एक H यहां आएगा, एक H यहां आएगा, ये वाला तो अल्कोहल के फॉर्म में टूट के बाहर निकलेगा, और इस जगह एक कार्बन पे 2 OH आने से ये एल्डिहाइड बनेगा। तो एक कार्बन पर जब 2 OR ग्रुप अटैच्ड हो तो हाइड्रोलाइसिस के बाद एल्डिहाइड बनता है। तो यहां भी एक एल्डिहाइड बन गया, और ये ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूल माइनस कर देता हूं, ये निकल गया। नेक्स्ट स्टेप में इसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल दिया गया। सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, एल्डिहाइड को रिड्यूस करके अल्कोहल बनाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड एल्डिहाइड का, कीटोन का और एसिड हैलाइड का रिडक्शन कर देता है, यहां तक कि सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्काइल हैलाइड का भी रिडक्शन कर देता है। तो यहां दोनों एल्डिहाइड्स का रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होकर दोनों के दोनों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करके अल्कोहल एंड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का आगमन हुआ। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेशन कर सकता है, और यहां डिहाइड्रेशन हो जाएगा। कैसे होगा? फर्स्ट स्टेप में मैकेनिज्म बता देता हूं। फर्स्ट स्टेप में H+ आया सल्फ्यूरिक एसिड का, वो H+ इस लोन पेयर पे सवार हो गया, क्योंकि यहां कैटायन स्टेबल बनने वाला है। फर्स्ट स्टेप में H+ यहां आया, कैटायन बना, H2O लिविंग ग्रुप निकला, कार्बोकैटायन यहां बनेगा, H2O निकल चुका है। ये कार्बोकैटायन ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ रिएक्शन करके ईथर बना सकता है। तो इस इंटरमीडिएट के थ्रू, इंटरमीडिएट भी बना देता हूं, इस इंटरमीडिएट के थ्रू ये रहा OH, और यहां CH2+, H2O निकल चुका है H+ के साथ में, और ये बना। फिर ये लोन पेयर इस जगह पॉजिटिव चार्ज के साथ अटैक कर ले, और फाइनली H+ इसमें से निकल जाए, तो इस इंटरमीडिएट के बाद इस तरह का ईथर बनेगा, ये बनेगा। अब कौन कौन से इंटरमीडिएट यहां दिए हुए हैं देखो क्वेश्चन में। एक तो ये वाला कंपाउंड है, 2 एल्डिहाइड है, 2 अल्कोहल है, ये तो इंटरमीडिएट है। तो देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। 2 एल्डिहाइड, 2 अल्कोहल वाला तो क्यू तो दे रखा है, यही वाला कंपाउंड है क्यू, ये भी दे रखा है। 2 एल्डिहाइड वाला केस तो आ नहीं रहा, तो क्यू है और आर है, मुझे तो ये 2 ही दिखाई दे रहे हैं। ये वाला तो क्यू है, ये है ना क्यू, और ये आर है, ये 2 दिखाई दे रहे हैं। और तो इंटरमीडिएट दिया नहीं, ये वाला इंटरमीडिएट नहीं लिखा हुआ, ये वाला नहीं लिखा हुआ। ठीक है, इस तरीके से करना है क्वेश्चन, आप मैच करोगे इसके बाद में। चलो सेकंड को देखते हैं। बेंजीन रिंग है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक कार्बन छोड़ के एल्कीन है, ओजोनोलाइसिस किया गया है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। चलो जी कोई नहीं, करते हैं अभी सेकंड वाला। यहां क्या था? एक एल्कीन बना हुआ था, ठीक है, और यहां कार्बोक्सिलिक एसिड था शायद, एक बार देखूं क्या, मैं तो भूल गया। कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर ओजोनोलाइसिस है, और ये है और वो है। चलो ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ जी, देखो सेकंड में फर्स्ट स्टेप में तो ओजोन डाला गया है, और उसी के साथ में जिंक और H2O डाल दिया, कुल मिला के रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है ये। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस से बेंजीन रिंग का तो होगा नहीं, क्योंकि हीट करना पड़ता है उसके लिए, और प्रोडक्ट भी देखो थोड़ा सा, बेंजीन रिंग सब में सही सलामत बची हुई है, तो केवल इस डबल बॉन्ड का ओजोनोलाइसिस होगा, वो भी रिडक्टिव वाला। इस कार्बन पर जो कि CH2 वाला कार्बन है, वो तो बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के फॉर्म में बाहर निकलेगा, और ये वाला कार्बन, इस कार्बन पे भी डबल बॉन्ड O आ जाएगा, तो ये बन जाएगा करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड, इस तरह का।
यहां कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ नहीं होने वाला, ऐसे कैसे रहेगा? तो एक एल्डिहाइड बना, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना। नेक्स्ट स्टेप में इसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड डाला गया। मैंने कहा ना सोडियम बोरोहाइड्राइड एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देता है, कीटोन को रिड्यूस कर देता है, एसिड हैलाइड को रिड्यूस कर देता है, और सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस कर देता है। इनका ही रिडक्शन करता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का नहीं करेगा, ध्यान रखना, ये कीटोन है, कीटोन के लिए लिख रहा है मैंने। तो यहां तो एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा, और एल्डिहाइड का रिडक्शन होकर करेस्पॉन्डिंग अल्कोहल बन जाएगा। तो ये लो अल्कोहल बना दिया, और ये बैठा है कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट स्टेप में कॉन्संट्रेटेड H2SO4 डाल दिया गया। हीट करना ये लिखता नहीं है जान पूछ के, पर हम समझते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ में एसिडिक मीडियम में, वो भी कॉन्संट्रेटेड H2SO4 के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करे तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करेगा, एस्टरिफिकेशन। और यहां से H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा कुछ इस तरीके से, और यहां बन जाएगा एक एस्टर। तो बना दो जी एक एस्टर, इस तरह का साइक्लिक एस्टर हमें दिखाई देगा। ठीक है, क्या क्या कंपाउंड थे? एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये वाला। तो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड P दिखाई दे रहा है हमें, और अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड भी दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है, मतलब PSU दिखाई दे रहा है हमें। समझ रहे हो ना? P कौन सा है? ये P है, ये S है, एंड ये U है। ऐसे पहचानना था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो हो गया, इसके बेसिस पे तुम खुद पहचानोगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट एंड सेकंड के लिए ही पूछा है केवल, बेस्ट मैचिंग कौन सी आ रही है देख के पहचान लोगे। थर्ड एंड फोर्थ के लिए ये वाला सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं अब लोग थर्ड एंड फोर्थ को। वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। थर्ड के लिए थर्ड रिएक्शन क्या दी गई है? ये कंपाउंड है, अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, यहाँ एस्टर दिया हुआ है, C डबल बॉन्ड O, फिर O और CH3। पहले KCN से रिएक्शन है, फिर हाइड्रोलाइसिस है हाई टेम्परेचर पे, फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, और फिर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। एल्काइल हैलाइड, एस्टर, KCN, ये ठीक है, देखते हैं यही कर ले क्या? यहां करते हैं, थर्ड वाला यहां करेंगे। यहां तो Cl है एक कार्बन के बाद, यहां कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर है, वो भी मिथाइल। कार्बन एक बार देख लेता हूं, उतने ही है क्या? एक ही कार्बन है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन किया गया है KCN के साथ में। साइनाइड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 रिएक्शन आसानी से कर सकता है एल्काइल हैलाइड के साथ में, और वो भी बेंजाइलिक है। बेंजाइलिक एल्काइल हैलाइड SN2 कर सकता है, तो बहुत आसानी से यहाँ SN2 रिएक्शन होगी, Cl को बाहर निकाला जाएगा, और करेस्पॉन्डिंग साइनाइड आ जाएगा। साइनाइड आएगा, आइसोसाइनाइड नहीं आएगा। AgCN लेते तो आइसोसाइनाइड बनता, तो यहां आ गया भाई साइनाइड। और फिर है ये तो एस्टर, ऐसे कैसे रहा? नेक्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से की गई। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो एल्कीन एल्काइन के अलावा बहुत सारे फंक्शन को रिड्यूस करता है। साइनाइड को रिड्यूस करेगा तो करेस्पॉन्डिंग अमीन बनाएगा। अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई भी फंक्शन हो उसको रिड्यूस करेगा तो करेस्पॉन्डिंग अमीन बनाएगा। नाइट्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन है, तो करेस्पॉन्डिंग अल्कोहल बना देगा। ईथर का नहीं करता, ईथर और अल्कोहल को, बाकी सबको कर ही देता है रिडक्शन। तो यहां साइनाइड का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा? करेस्पॉन्डिंग अमीन बनेगा। नाइट्रोजन वालों को अमीन बनाता है, तो जी ये रहा साइनाइड का कार्बन, और ये बन गया अमीन, है ना, एक कार्बन ये वाला। और यहां कार्बोक्सिलिक एसिड जो एस्टर है, इसके इस पार्ट को बना देगा अल्कोहल, ठीक है ना। और मिथाइल अल्कोहल तो रहेगा ही साथ में। ऐसे ही किया ना, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? अरे हाइड्रोलाइसिस नहीं किया यार, इन्होंने बीच में हाइड्रोलाइसिस भी किया, अपने डायरेक्ट ही डाल दिया। हाइड्रोलाइसिस करना पड़ेगा। लो इसको मिटाओ यार। क्वेश्चन में क्या किया है? हाइड्रोलाइसिस किया है। H3
O प्लस हीट भी किया तो साइनाइड का भी हाइड्रोलाइसिस होके कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस होके भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो बन गया यहां कार्बोक्सिलिक एसिड इस जगह और कार्बोक्सिलिक एसिड इस जगह, और मिथाइल अल्कोहल भी बनेगा साथ में। नेक्स्ट स्टेप में किया गया है इसका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन। मैंने कहा ना अभी अभी ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शन को रिड्यूस करके करेस्पॉन्डिंग अल्कोहल बनाएगा, तो ये वही अल्कोहल बन गया जो अभी क्वेश्चन में पहले भी बना था। इस जगह भी अल्कोहल बना, ये वाला कार्बन भी अल्कोहल है। वापस में आता हूं, थोड़ा दूर बनाऊंगा इसे। ये अल्कोहल बना और ये वाला अल्कोहल बना। नेक्स्ट स्टेप में इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया, वो भी कॉन्संट्रेटेड। ये भी डिहाइड्रेशन करेगा, जो कि आपको बताया था इसके फर्स्ट पार्ट में। H प्लस आएगा, OH को निकाल ले जाएगा, तो H2O निकलते ही केटायन बनेगा इस जगह, और ये केटायन और ऑक्सीजन के लोन पेयर की आपस में रिएक्शन हो जाएगी और H प्लस निकलेगा। तो कुल मिला के मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं H2O का मॉलिक्यूल। तो यहां पर इस तरह का ईथर बना, ये बनेगा, ठीक है ना। तो इसमें साइनाइड एस्टर है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 अल्कोहल हैं और एक ये वाला ईथर है। देखते हैं, कार्बो ये वाला अल्कोहल हो गया और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, यही था ना, हाँ यही था, और ये वाला ईथर हो गया। तो Q हो गया, R हो गया और T हो गया, QRT, है ना। वो T है, ये Q है और ये R है। ये T, ये Q और ये R। और कोई हो तो देख लेना, अच्छी तरह से पहचान लेना। तो ये थर्ड हो गया। फोर्थ करते हैं अब इससे, फोर्थ वाली रिएक्शन भी देख लो। फोर्थ रिएक्शन में यहां एस्टर, यहां एस्टर, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाला, तो यहीं कर दूं क्या, यहीं कर देता हूं फोर्थ वाली रिएक्शन। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोनों ही एस्टर को रिड्यूस करेगा और करस्पॉन्डिंग अल्कोहल बनाएगा। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल तो बाहर निकलेंगे, ठीक है। और ये अल्कोहल तो वही अल्कोहल बन गया जो बनना था, आपको बता तो रखा मैंने अभी अभी। ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन थोड़ा उल्टा बना हुआ है, ये वाला कार्बन नीचे है, वो ऊपर है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट स्टेप में वही सल्फ्यूरिक एसिड डाल के हीट किया गया है। तो हीट नहीं लिखा पर मैं बता देता हूं, यहां पर H2O निकलेगा और करस्पॉन्डिंग वही ईथर बनेगा जो ये बनाना चाह रहे हैं बार बार से, ये वाला ईथर। ये हो गया R और ये हो गया Q। पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया मैं, ठीक है। चले आगे। हाँ, यहां मैचिंग का क्वेश्चन है अगेन। लिस्ट 1 में एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट दिए गए हैं और लिस्ट 2 में उसके करस्पॉन्डिंग कौन से रिएजेंट अप्रोप्रिएट रिएजेंट है वो हमें पहचानने हैं। फर्स्ट रिएक्शन देखिए, कंपाउंड P जो कि एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, इसमें एलिमिनेशन हुआ है और एलिमिनेशन से एल्कीन बना। इसमें HCl का मॉलिक्यूल मतलब डीहाइड्रो हेलोजनेशन हुआ और करस्पॉन्डिंग एल्कीन बना। ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। और एलिमिनेशन एल्काइल हैलाइड का बेस के प्रेजेंस में ही होता है। हालांकि ये इवन एलिमिनेशन भी हो सकती है जिसमें मतलब थोड़ा वीकर बेस यूज किया जाए लाइक अल्कोहल, और E2 एलिमिनेशन जनरली करवाई जाती है स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में हीट करते हैं। तो आप यहां देखिए, मरकरी और मरकरिक एसिटेट से कोई रिएक्शन नहीं होगी। फिर बाद में सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिएक्शन अलग चीज है ना। वैसे केवल सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल दें तो उससे यहाँ SN1 रिएक्शन होगी और उसमें करस्पॉन्डिंग एल्केन बन जाते हैं, तो वो रिएक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये रहा एक स्ट्रॉन्ग बेस। आपने एल्कोहलिक KOH पढ़ा है ना, वही तो है एल्कोक्साइड। इसमें एल्कोक्साइड डाल दिया, इथॉक्साइड हीट लिखते नहीं है पर मतलब लिखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है।
नहीं लिखें तो भी समझना चाहिए आपको। तो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और ये डिहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन हो जाएगी आराम से। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए क्यू में। क्यू में यहां न्यूक्लियोफाइल यूज किया है और यहां सोडियम की जगह इथॉक्साइड, आप इथाइल अल्कोहल आपको दिखाई, मतलब इथाइल वाला पार्ट दिखाई दे रहा है आपको। इसका मतलब ये वाला देखो, ये वाला ऑप्शन, इसकी रिएक्शन C2H5 Br से करा दी गई। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, मतलब है तो माइनस ही, SN2 रिएक्शन आसानी से कर सकता है, वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। इथॉक्साइड स्ट्रॉन्ग होता है, इथॉक्साइड के रेस्पेक्ट में तो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड वीकर न्यूक्लियोफाइल होता है, पर फिर भी रिएक्शन तो कर ही सकता है, इतना भी वीक नहीं है तो आयोनिक ही ना, तो SN2 रिएक्शन कर देगा, इससे बाहर निकालेगा, यहां रिएक्शन होगी SN2 रिएक्शन, प्राइमरी पे SN2 रिएक्शन आसानी से हो सकती है। ये टर्शियरी हो सकता है न्यूक्लियोफाइल, जिस पर लिविंग ग्रुप जुड़ा है वहां तो SN2 रिएक्शन हो ही सकती है प्राइमरी पे। तो यहाँ रिएक्शन किसके साथ होगी, मतलब ये वाला मैच करेगा इसके साथ में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस कंपाउंड पर वाटर का एडिशन हुआ है, H+ यहां आया, OH यहां आया, देखो आप, ये हाइड्रेशन है। अब हाइड्रेशन डायरेक्ट डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो सकती है, तो वो ऑप्शन मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। दो ऑप्शन बचे हैं, मर्क्यूरिक एसिटेट सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन याद होगी आपको, नहीं हाइड्रोबोरेशन तो ये है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन वाली रिएक्शन है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। इसमें हालांकि इस केस में यहां वाटर भी डालते हैं, लिखा नहीं इन्होंने, हम लिख के इन्हें करेक्ट कर देते हैं। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन होगा, और इसका स्टेप भी अभी बता ही देता हूं साथ ही। आर के लिए देखिए, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, इसमें फर्स्ट स्टेप में आपने HgOAc का यूज किया है, तो ये वाला बॉन्ड डिसोशिएट होगा, एसिटेट आयन बाहर निकला, OAc का मतलब है एसिटेट, CH3 C डबल बॉन्ड O, और Hg+ बना, Hg+ से यहाँ एल्कीन पर जाकर जुड़ जाता है, Hg+ ऐसे जुड़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बना, OAc, ये बना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जो वाटर मैंने लिखा था, इन्होंने तो लिखा नहीं, पर होता तो है, तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन में ये आके जुड़ता है, इस जगह मार्कोनिकॉफ टाइप का एडिशन होता है, ये बॉन्ड डिसोसिएशन होता है, और नेक्स्ट स्टेप में यहां से, कहां से, जो वाटर जुड़ा था ना उसका H+ निकल जाता है, तो क्या बना, तो बना है यहां तो HgOAc और यहां OH। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने जो सोडियम बोरोहाइड्राइड डाला है ना, वो इसे रिड्यूस कर देता है और मरकरी के फॉर्म में बाहर निकाल देता है, और यहाँ OH रह गया। कुल मिला के ये मार्कोनिकॉफ एडिशन है वाटर का, ओवरऑल यहां से यहां तक ओवरऑल वाटर का मार्कोनिकॉफ एडिशन है विदाउट रीअरेंजमेंट। ठीक है, जबकि तो इसका मैचिंग तो किसके साथ हुआ, इसके साथ ही हो गया। ये देखो सोडियम बोरोहाइड्राइड, नहीं B2H6 एंड H2O2, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ये है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ओवरऑल वाटर का एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है, जो कि सिन एडिशन होता है H का और OH का। मैकेनिज्म अभी बता ही देता हूं, ये वाला आंसर मैच कर रहा है वैसे इसका, पर फिर भी किस तरीके से रिएक्शन हुई है उसको समझना। कंपाउंड गिवन है ये वाला, इस कंपाउंड पर B2H6 की रिएक्शन हुई है, ये हाफ मोल ऑफ, मतलब BH3 के फॉर्म में रिएक्शन करता है। बोरोन तो वहां जुड़ेगा जहां, मतलब ये सिन एडिशन होता है, इस जगह बोरोन और H जुड़ेगा, तो बोरोन वहां जुड़ता है जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, तो यहां जुड़ता है बोरोन, तो जुड़ेगा इस जगह, मान लीजिए यहां जुड़ गया, इन्होंने कौन सी कार्बो,
डॉटेड लाइन पे लगाया, कोई बात नहीं। मान लीजिए बोरोन प्लेन के नीचे से आया है, तो बोरोन तो आके जुड़ेगा यहां, और बोरोन का H यहां जुड़ गया, और मिथाइल जो पहले से लिखा हुआ था ये वाला, वो यहां लगा दिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जब H2O2 प्लस बेस डालते हैं तो बोरोन को रिप्लेस करके OH उसी जगह आता है जहां पहले से बोरोन जुड़ा हुआ था, उसी डायरेक्शन में। तो ये सिन एडिशन है, मैंने कहा ना कि H और OH सेम डायरेक्शन में जुड़ेंगे, है ना, ये दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। हालांकि दोनों ग्रुप प्लेन से ऊपर भी आएंगे, ये इसका मिरर इमेज भी बनेगा, एनेंटियोमर भी बनेगा, और यहां भी दोनों ग्रुप H और OH ग्रुप प्लेन से ऊपर भी आएंगे, मतलब ये वाला प्रोडक्ट भी बनेगा साथ में, कि यहां H ऊपर है और OH भी प्लेन से ऊपर की तरफ है, और डॉटेड लाइन पर CH3 है, ये दोनों एनेंटियोमर है। तो कुल मिला के ये सिन एडिशन ऑफ वाटर है, जिसमें एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है वाटर का, और इसकी मैचिंग जो होगी वो इसके साथ होगी। बेस्ट आंसर आप चेक कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2012 का एक क्वेश्चन है, प्रोडक्ट H आइडेंटिफाई करना है, रिएक्शन सीक्वेंस दिया है, कीटोन का साइनाइड से रिएक्शन की गई है। ये कंपाउंड है, इसको यूं बना देता हूं मैं, ये कंपाउंड है कीटोन, इसकी रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में साइनाइड के साथ में कर दे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, यहां पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे रिएक्शन कर लेगा और बन जाएगा करेस्पॉन्डिंग साइनोहाइड्रीन। हालांकि ये बनेगा, नेक्स्ट स्टेप में एसिड डाल ही रखा है, एसिड डालते ही ये H+ एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है ना, मतलब इसमें H+ आ ही जाएगा। मैं बता देता हूं कहां से आएगा वो H+, वो एसिडिक मीडियम में डालते ही H+ ले लेगा ये। और क्या बना, ये बन गया साइनोहाइड्रीन, क्योंकि रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में की गई है अलग से। ये H+ वही सल्फ्यूरिक एसिड का ही है, और हीट और किया गया है। तो एसिडिक मीडियम में साइनाइड बहुत आसानी से हाइड्रोलाइसिस कर लेता है, और हीट किया हुआ है तो अल्कोहल में डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। तो यहां दोनों चीजें होंगी, डिहाइड्रेशन भी होगा और साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस भी होगा, और साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया बनता है। ठीक है, तो बेस्ट कंडीशन आप पहचान में आई गई आपको, क्या बनेगा इसमें, फाइनल प्रोडक्ट बन गया इसका फर्स्ट वाला, ये बनेगा। चले आगे। टू 2011 का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ एल्कीन पॉसिबल बाय डिहाइड्रोब्रोमिनेशन ऑफ 3-bromo-3 साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन, साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन। ठीक है, यूजिंग एल्कोहलिक KOH, हाई टेम्परेचर ये लिखते ही नहीं है, लिखना चाहिए था। हेक्सेन है भाई, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन है, और थर्ड पोजीशन पे है ब्रोमो भी, और थर्ड पोजीशन पे ही साइक्लोपेंटाइल भी। तो ये थर्ड पोजीशन पे साइक्लोपेंटाइल हो गया, और थर्ड पोजीशन पर ही ब्रोमो हो गया, और इसी में एल्कोहलिक KOH डाल दिया। एल्कोहल वैसे बताया नहीं इन्होंने, लेकिन हम लोग जनरली इथाइल अल्कोहल मान के ही रिएक्शन करते हैं। मेजर माइनर भी कुछ नहीं पूछा, क्वेश्चन पूछा है कितने एल्कीन बनेंगे, बस एल्कीन पूछा है। जब एल्कीन पूछे तो प्रोडक्ट में स्टीरियोआइसोमर काउंट करते हैं ना। अब जरा देखना, ये अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में E2 रिएक्शन है, HBr का एलिमिनेशन होगा, डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन। ब्रोमीन ये रहा अल्फा कार्बन, जहां से ब्रोमीन निकलेगा, हमें पता है कि डिहाइड्रो हैलोजनेशन में H और Br एडजेसेंट कार्बन से निकलते हैं। ये अल्फा कार्बन है तो ये बीटा कार्बन है, तो इस Br के रेस्पेक्ट में बीटा इस पोजीशन को भी कहेंगे, इसको भी कहेंगे, और इस पोजीशन को भी बीटा कहेंगे। यहां भी H है, यहां भी H है, और यहां भी H है। मेजर माइनर कुछ पूछा नहीं, स्टीरियोआइसोमर आपको बताने ही पड़ेंगे।
अगर यहां से HBr निकलता है तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा, यहां से H और Br निकलता है तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा, यहां से H और Br निकलता है तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा। तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? तो एक प्रोडक्ट तो ये बन गया। इसी को कॉपी मार देता हूं, पहले बार बार लिखना पड़ेगा। हाँ, एक प्रोडक्ट तो यहां से HBr निकलने से, दूसरा यहां से HBr निकलने से, तीसरा यहां से HBr निकलने से। ठीक है, अब जब यहां से H और Br निकला है तो इसमें सिन मतलब E और Z दोनों कंपाउंड बनेंगे, क्योंकि यहां भी देखो आप H और मिथाइल है, यहां ये प्रोपाइल और साइक्लोपेंटाइल है। ये दोनों सेम साइड भी हो सकते थे, अपोजिट साइड भी हो सकते थे। ठीक है, सिमिलरली यहां भी ऐसी सिचुएशन है, यहां भी E और Z मतलब दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। या आप देखो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, इस कार्बन पे भी दोनों ग्रुप डिफरेंट है, इस कार्बन पे भी दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये इसके भी दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। बट इस केस में तो इस तरफ का पार्ट और इस तरफ का पार्ट एक ही है, तो कुल मिला के दो प्रोडक्ट तो इसके बनेंगे, दो प्रोडक्ट इसके बनेंगे और एक प्रोडक्ट इसका बनेगा। ये होंगे, मतलब ये सारे प्रोडक्ट बनने वाले, 5 प्रोडक्ट बनेंगे। अब कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि सर ये तो E2 एलिमिनेशन है, एंटी एलिमिनेशन है, और Br और H अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तभी तो रिएक्शन होगी। हो जाएंगे तो क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड है, रोटेशन कर लेता है, जब भी HBr अपोजिट साइड में आए रिएक्शन हो जाएगी। अच्छा, कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी आता है कि सर हमने तो ये पढ़ा है कि E2 एलिमिनेशन में सिस या ट्रांस, मतलब सिस और एंटी एलिमिनेशन, मतलब सिस एल्कीन बनेगा या ट्रांस बनेगा, दोनों क्यों बना रहे हो? बनाएंगे, बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। इसका R वाला फॉर्म हो, R कॉन्फ़िगरेशन वाला हो, और उसका E2 एलिमिनेशन कराओगे तो भी सिस और ट्रांस दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, और इसका S कॉन्फ़िगरेशन वाला फॉर्म कंपाउंड हो तो भी उसका डी मतलब डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन करेंगे तो भी दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, एक्चुअली इसमें से ऐसा क्या मतलब कॉन्फ़िगरेशन में क्या दिक्कत है? इसमें दो तरह के H हैं। मान लो कभी ये Br के, मान लो Br को भी मैं डार्क लाइन पे ले लेता हूं, R है, या एक R ले लेते हैं, मान लेते हैं इसको R है, ये मैंने देखा नहीं है पर R मान लेते हैं इसको। तो Br और ये अपोजिट डायरेक्शन में आए तो मान लो सिस बन गया, तो ये वाला और ये वाला अपोजिट साइड में कभी सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन से आए तो ट्रांस बन गया, दोनों बन सकते हैं। सिमिलरली यहाँ ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि सिस बनेगा कि ट्रांस बनेगा, यहाँ दोनों बन सकते हैं, क्योंकि इस कार्बन पे 2 H हैं, दोनों में से एक H को निकलने से बनेगा तो दूसरे को निकलने से ट्रांस बनेगा। 5 प्रोडक्ट इसमें बनेंगे, 5 एल्कीन इसमें बनेंगे। ठीक है, चलें आगे। ये एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, जिसके 2 क्वेश्चन होंगे मेरे ख्याल से, या एक ही है, हाँ इसके 2 पार्ट है। हाँ, फर्स्ट में कंपाउंड P आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंपाउंड P एक एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका C6H10 है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका 2 दिखाई दे रहा है। ये एसीटोन एज अ ओनली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, केवल एसीटोन बनता है इस सीक्वेंस को फॉलो करें तो। क्यों इंटरमीडिएट है इसका कंपाउंड P, जिसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है। इसके रिएक्शन से पहले Q बना, फिर इस रिएक्शन से केवल और केवल ये वाला कंपाउंड बना। ठीक है, ओजोनोलाइसिस वगैरह करने पर, हालांकि वो समझ में आ रहा है कैसे, पर फिर भी एक स्टेप में चलते हैं। आप ये देखो, इसमें 6 कार्बन है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और मरकरी, मरकरी डाल दिया। मरकरी एल्काइन का हाइड्रेशन में यूज करते हैं। मरकरी देखते ही सल्फ्यूरिक एसिड, मरकरी ये डाल रखा है, मर्क्यूरिक एसिटेट, मर्क्यूरिक मतलब मर्क्यूरिक सल्फेट, तो ये एल्काइन का हाइड्रेशन करते हैं, मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है उसमें यूज किया जाता है। और नीचे देख लो पी कंपाउंड एल्काइन ही है, ये बात ही खत्म हो गई। ठीक है, इस एल्काइन से का पहले हाइड्रेशन किया गया है, और उसके बाद में सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिडक्शन है, फिर डाइल्यूट एसिड डाला गया है। ठीक है, चलो किसी एल्काइन पर जब हाइड्रेशन किया जाता है, ये है वाटर और मर्क्यूरी की प्रेजेंस में, तो इनॉल बनता है। अभी मैकेनिज्म लूंगा मैं मैकेनिज्म क्या, मैं रिएक्शन लूंगा पूरी। किसी एल्काइन पर वाटर का एडिशन से पहले इनॉल बनता है, इनॉल आसानी से डिसोशिएट मतलब कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है।
कीटो फॉर्म का रिडक्शन हो जाए लिथियम सोडियम बोरोहाइड्राइड से तो करेस्पॉन्डिंग एल्कोहल बन जाता है। और एल्कोहल में डाइल्यूट एसिड डाला है, डाइल्यूट एसिड तो डाल दिया, मतलब अल्कोहल बनाने के लिए सोडियम बोरोहाइड्राइड के बाद में एसिड डालते हैं ना, वो डाल दिया, ठीक है, मतलब कंपाउंड ये वाला तो अल्कोहल है। इस अल्कोहल में सल्फ्यूरिक एसिड डाल के कैटालिटिक अमाउंट में डिहाइड्रेशन किया गया तो करेस्पॉन्डिंग एल्कीन बनेगा, क्योंकि उसका ओजोनोलाइसिस किया तो एल्कीन बना। और उस एल्कीन का ओजोनोलाइसिस किया तो कीटोन बना। कार्बन तो 6 थे, 3 ही कैसे रह गए, तो इसका मतलब इसके 2 मॉलिक्यूल बने होंगे। इसका मतलब ये जो एल्कीन रही होगी ना, वो ये वाली एल्कीन रही होगी। 3 कार्बन इस तरफ थे, 3 कार्बन इस तरफ थे, ओजोनोलाइसिस के बाद में एसीटोन बना। समझ में आ गया ना? अब क्वेश्चन कर लेते हैं पूरा, अब कर लेते हैं क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे ले जाकर। देखो भाई, इसमें कंपाउंड पी में 6 कार्बन है, ये रहा कंपाउंड पी। ये एक एल्काइन है, क्योंकि नीचे दिए गए सभी ऑप्शन में ऐसा ही लिखा हुआ है। एल्काइन पर मर्क्यूरिक सल्फेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड से वाटर का एडिशन करवाया जाता है, ये हाइड्रेशन है। जब ट्रिपल बॉन्ड पर वाटर का एडिशन होता है तो इनॉल टाइप का कुछ कंपाउंड बनता है, H यहां आता है, OH यहां आता है, जो कि आगे टॉटमराइज्ड होकर कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। करेस्पॉन्डिंग कीटोन में या एल्डिहाइड जो भी है कीटोन ही होता है जनरली, तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में इसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल के रिड्यूस किया गया तो वो कीटोन किसी एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। और एल्कोहल में ये कंपाउंड क्यू है, इस एल्कोहल में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल के एलिमिनेशन किया गया। इवन एलिमिनेशन आपने पढ़ा होगा, रिअरेंजमेंट इसमें हो सकता है, तो किसी तरह से ऐसी एल्कीन बनी है। और ये एल्कीन बनी है, ये कैसे पता पड़ा? क्योंकि इसने कहा है कि इस एल्कीन का ओजोनोलाइसिस किया जाए, ओजोन प्लस H2O, मतलब जो भी डाला है इन्होंने, तो उस केस में एसीटोन बना है। ये क्वेश्चन को मैंने वापस समझा दिया, जो पहले लिखा हुआ था उसी को समझा दिया, ठीक है। अब एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा कि किससे ये एल्कीन बनती है, फर्स्ट से बनी कि सेकंड से बनी कि थर्ड से बनी, ठीक है ना। वैसे तो बैक चल सकते हैं रिएक्शन में भी। ये एल्कीन कौन कौन बना सकता, मैं यही बता दूंगा। ये वाला एल्कीन कौन कौन से एल्कोहल बना सकते हैं? एक तो ये अल्कोहल भी यही एल्कीन बनाएगा, ये अल्कोहल हो ना तो भी यही एल्कीन बनती है, और ये अल्कोहल हो तब भी हाइड्रोजन शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट होने से यही एल्कीन बनती है, और भी हो सकती है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पे चलते हैं पीछे, कौन बनाएगा, वो भी ब्रांचिंग वाली। इसको देखो, इसको देखो ध्यान से, डी वाला ऑप्शन कैसे, इस पे आपने मर्क्यूरिक सल्फेट और H2SO4 से हाइड्रेशन कराया, मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, H का एडिशन यहां होगा और OH यहां आएगा, मतलब H तो यहां जुड़ेगा, OH यहां जुड़ेगा, इनॉल फॉर्म बनेगा। और इनॉल फॉर्म तुरंत मैंने कहा ना कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये इनॉल फॉर्म बना, H यहां जुड़ा, OH यहां जुड़ा, और ये इनॉल फॉर्म तुरंत कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और फिर इसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिडक्शन किया गया, सोडियम बोरोहाइड्राइड इसे कन्वर्ट कर देता है इस एल्कोहल में। अब मैंने कहा इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, ये कंपाउंड क्यू है श्योरली। कैसे? इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया गया, हीट कर दिया गया, डिहाइड्रेशन, तो H प्लस आएगा, इस OH को निकालेगा तो यही तो कैटायन बनेगा। और इसमें Me शिफ्ट हो जाए तो मिथाइल शिफ्ट होकर क्या बनेगा, ये कैटायन बनेगा। और मेजर एल्कीन इसमें H प्लस निकलेगी अब यहां से जिससे कि सैडजेफ एल्कीन बने, ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। ये वो एल्कीन है जिसने ओजोनोलाइसिस करने पर एसीटोन बनाया है, तो ये है वो एल्कीन।
ठीक है, तो कंपाउंड पी मैंने पहचान लिया। अब ये कहेंगे कंपाउंड किसको पहचानो, क्यू को। तो ये कह रहे हैं अब कंपाउंड क्यू को पहचानो, तो कंपाउंड क्यू भी मैंने पहचान लिया था भाई। क्यू कौन था वैसे, क्यू कौन था, ये था ये वाला अल्कोहल, ये अल्कोहल था क्यू। तो कंपाउंड क्यू कहाँ गया, यही है ना, ये भी मैंने पहचान लिया। चले आगे, ठीक है। हाँ देखो इस क्वेश्चन में 2009 का ये क्वेश्चन है और मैचिंग का ही क्वेश्चन है ये, अजीब सा कहीं से दिख रहा है, मैचिंग का ही क्वेश्चन है। ठीक है, मैच यहाँ पी क्यू आर एस में मैच करना है। हम्म, ठीक है। कुछ कंपाउंड्स गिवन है, कंपाउंड्स पे हाँ बी आर है, ईथर है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, फिनोलिक ग्रुप है, नाइट्रो और बी आर है, देख लिया आपने। लिस्ट 1 में कंपाउंड दिए हैं, लिस्ट 2 में कुछ रिएक्शंस के नेम दिए हैं और पूछ रहा है कि ये रिएक्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एक एक ऑप्शन को मैं साइड में लेता हूं। सबसे पहले तो ए को सॉल्व करते हैं कि ये वाला जो कंपाउंड है जिसमें बेंजीन रिंग मौजूद है, एक ईथर ग्रुप मौजूद है और एक बी आर जुड़ा हुआ है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकता है क्या, एसएन रिएक्शन कर सकता है क्या, बिल्कुल कर सकता है। SN2 रिएक्शन कर सकता है, बहुत बढ़िया। SN2 जैसे KCN डाल दो इसमें, CN स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, साइनाइड जाएगा, रिएक्शन कर ले। मतलब एक एग्जांपल दिया है मैंने, तो ये कर सकता है। हाइड्रोलाइसिस करोगे ना ईथर का, वो भी एसएन रिएक्शन ही होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होती है। तो ईथर भी कर सकता है और ये भी कर सकता है, तो ये ऑप्शन तो इसके लिए बैठ जाएगा, पी तो हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, एलिमिनेशन कर सकता है क्या, बिल्कुल कर सकता है। इसमें एल्कोहलिक KOH डाल दो, एक रिएक्शन करके बतानी है अपन को, तो हीट कर दो, डिहाइड्रोब्रोमिनेशन होगा, यहां से H और यहां से Br निकल जाएगा और ये एल्कीन बन जाएगा। तो इसका मतलब ये एलिमिनेशन भी कर सकता है, क्यू भी ऑप्शन इसके लिए सही रहेगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर सकता है क्या, नहीं जी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो एल्डिहाइड करते हैं, कीटोन करता है, साइनाइड करता है, पोलर मल्टीपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स करते हैं। पोलर मल्टीपल बॉन्ड कंपाउंड थोड़ी ना है इसमें, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर सकते हैं, वो तो करेगा नहीं, है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं हो पाएगा। और एल्की वैसे भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो बेंजीन रिंग के हैं वो एडिशन देते नहीं है नॉर्मली। नेक्स्ट है एस्ट्रिफिकेशन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। अच्छा, एसिटिक एनहाइड्राइड से अल्कोहल एस्ट्रिफिकेशन देते हैं, ये रहा एसिटिक एनहाइड्राइड, है ना। ये वाला पार्ट अल्कोहल भी हो सकता है और फिनॉल भी हो सकता है, फिनॉल भी दे देता है रिएक्शन बेसिक मीडियम में, इससे रिएक्शन करेगा, इसको बाहर निकालेगा। इसकी रिएक्शन पायरिडीन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ऑक्सीजन यहां रिएक्शन करेगा, SN2TH रिएक्शन या एसाइल SN2 रिएक्शन होती है, ऑक्सीजन यहां अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा और ऑक्सीजन का और इस कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा। कुल मिला के ये H और ये वाला पार्ट बाहर निकल जाता है एसिड के फॉर्म में और करस्पॉन्डिंग एस्टर बन जाता है। तो हो तो गया एस्टरिफिकेशन। तो एक रिएक्शन कौन देगा, या तो फिनॉल देते हैं या अल्कोहल देते हैं, तो ये या तो ये फिनॉल होना चाहिए या अल्कोहल होना चाहिए। तो ना तो ये फिनॉल है ना ये अल्कोहल है जो एस्टरिफिकेशन कर दे, तो ये भी नहीं है। डिहाइड्रोजिनेशन कर सकता है क्या, डिहाइड्रोजिनेशन, तो डिहाइड्रोजिनेशन तो कर सकता है भाई, कैसे कर सकता है वो बताता हूं आपको। डिहाइड्रोजनेशन तो ऐसे कर सकता है कि इसमें एरोमेटाइजेशन हो सकता है, पैलेडियम की प्रेजेंस में हीट कर दो तो एक H यहां से निकल जाए, एक H यहां से निकल जाए और ये एरोमेटिक रिंग बन जाए, डिहाइड्रोजनेशन हो जाए। आपने डिहाइड्रोजनेशन पढ़ा है ना, जिसमें एरोमेटाइजेशन भी तो डिहाइड्रोजनेशन का ही पार्ट है। तो यहां पर ये एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग है, देखो ये वाला पार्ट एरोमेटिक रिंग का है, तो यहां भी डिहाइड्रोजनेशन तो पॉसिबल है।
ठीक है ना, वो तो हो सकता है। तो डिहाइड्रोजनेशन का टी इसमें आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले के लिए तो मैंने यहां मैच कर दिया। चलो सेकंड भी करते हैं, सेकंड भी करते हैं। ये रहा बी, बी में एल्कोहल ग्रुप है, एरोमेटिक रिंग से OH नहीं जुड़ा हुआ है ना, एल्कोहल है। क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे सकता है? क्या बिल्कुल दे सकता है। लो इसकी रिएक्शन HBr के साथ में करा दो तो H आएगा, OH को निकालेगा और Br यहां के जुड़ जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही तो है। ये Br आके जुड़ गया, HBr निकल गया। SN1 होती है वैसे तो, बेंजाइलिक है। PCl5 से रिएक्शन कर दो, SN2 रिएक्शन हो जाएगी। ये सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। OH को निकाल के Cl आ जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो ये दे सकता है, मतलब P इसके लिए होगा। एलिमिनेशन दे सकता है क्या? एलिमिनेशन के लिए तो वही रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एल्कोहल्स में अगर एलिमिनेशन हो, जिसे डिहाइड्रेशन कहते हैं, उसमें बीटा पोजीशन पर H होना जरूरी है, और यहाँ बीटा पोजीशन पर H नहीं है, तो डिहाइड्रेशन नहीं हो पाएगा इस एल्कोहल में। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होगा क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन्स का होता है, बता ही चुका हूं। एस्टरिफिकेशन हो जाएगा क्योंकि मैंने बताया था एल्कोहल और फिनॉल्स एस्टरिफिकेशन कर सकते हैं। और डिहाइड्रोजनेशन हो सकता है, इसमें डिहाइड्रोजनेशन कॉपर के प्रेजेंस में जब हीट करते हैं और H और H निकल जाता है तो वो डिहाइड्रोजनेशन ही तो होता है जिससे एल्डिहाइड बनेगा। ये डिहाइड्रोजनेशन ही है, ठीक है। कॉपर की प्रेजेंस में प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बनाते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बनाते हैं, और टर्शियरी अल्कोहल तो डिहाइड्रेशन करके करस्पॉन्डिंग एल्कीन बना लेता है। तो डिहाइड्रोजनेशन इसके साथ में हो सकता है, टी ऑप्शन इसमें बैठ गया। ठीक है, चले आगे, इसका सी ऑप्शन भी करते हैं। ये लो, इसका सी ऑप्शन भी करते हैं। सी ऑप्शन में एल्डिहाइड भी है और फिनोलिक भी है। ये रहा OH, ठीक। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्काइल हैलाइड कर लेगा, अल्कोहल कर लेगा, फिनॉल नहीं करेगा। फिनॉल में तो OH जाके, OH को कैसे निकालोगे? एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है, तो एरोमेटिक रिंग पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेयर होती है। हालांकि होती है, ArSN2 टाइप की रिएक्शन होती है, पर यहां तो ऐसी सिचुएशन नहीं दिख रही। एलिमिनेशन नहीं हो सकता कोई, मैंने बता ही दिया कि एलिमिनेशन तो एल्काइल हैलाइड का करेंगे, या फिर डिहाइड्रेशन करेंगे, या डिहेलोजिनेशन करेंगे, वो कुछ भी यहाँ कंडीशन नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बिल्कुल हो सकता है, जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते हैं ना KCN की रिएक्शन, मैंने कहा ना एल्डिहाइड कीटोन पे जो रिएक्शन होती है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही तो होती है। तो यहाँ साइनोहाइड्रिन बनना एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ही तो पार्ट है कि OH बन गया, CN आ गया, तो ये AN मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है। तो इसके लिए R तो ऑप्शन आ ही जाएगा, R ऑप्शन तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट, एस्टरिफिकेशन कर सकता है क्या? बिल्कुल, मैंने कहा ना, फिनॉल की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कर दो तो एस्टरिफिकेशन हो जाएगा, फिनॉल का भी हो जाता है और अल्कोहल का भी हो जाता है। तो यहां हो सकता है इस जगह। हालांकि ये वो कौन सी रिएक्शन है, पर्किन रिएक्शन भी दे सकता है अगर इसमें सोडियम एसीटेट भी होता तो। पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एसहाइड्रेशन इसमें है, क्या बोलते हैं, एसिटाइलेशन, एस्टरिफिकेशन हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट कहा गया है डिहाइड्रोजनेशन, तो बिल्कुल नहीं होगा, अल्कोहल नहीं है, फिनॉल है। नेक्स्ट डी वाला भी कर लेते हैं यहीं पर ही। यहां नाइट्रो है, यहां Br है। इसने बोला कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिल्कुल हो सकती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डाल दो, नाइट्रो की इन पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रो के कारण। एरोमेटिक रिंग में इतनी हिम्मत नहीं है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे दे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे दे, पर नाइट्रो की कृपा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे बरस रही है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल जाके Br को रिप्लेस कर सकता है, जिसे ArSN2 रिएक्शन या SN2Ar भी कहा जा सकता है। तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, कोई गलत नहीं है, ये भी ArSN2 रिएक्शन की कैटेगरी है, स्पेशल रिएक्शन है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये दे सकता है, P इसका हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमिनेशन रिएक्शन, तो एलिमिनेशन तो होगा नहीं भाई, यहां पर HBr निकाल दो और बेंजाइन बना दो, बेंजाइन मैकेनिज्म होती है,
वो अलग चीज है, पर बेंजाइन का कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, वो वापस रिएक्शन कर लेती है एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नाइट्रो कोई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं देता, ठीक है। एस्ट्रिफिकेशन तो अल्कोहल इसमें फिनॉल है ही नहीं, और डीहाइड्रोजनेशन भी यहां नहीं होगा जिससे हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकले, तो इसके लिए केवल पी ही है। बेस्ट ऑप्शन देख लो क्या होना चाहिए, ठीक है। पीएसटी आरएसटी आरएसपी पीएसटी यही लग रहा है मुझे, तो ए ऑप्शन का क्या था वो देख लेना। चले आगे। हाँ, यहां क्वेश्चन गिवन है कि हमें रिएजेंट आइडेंटिफाई करना है, और यहां दो बीआर जुड़े हुए हैं, दो कार्बन है, और एच बी आर दो बार निकला, 2 HBr के मॉलिक्यूल निकलने से यहां एसिटाइलिन बन गया, ठीक है। कुल मिला के एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ है। आपको लग रहा होगा कि अल्कोहलिक KOH है, लेकिन अल्कोहलिक KOH एक HBr निकाल के एल्कीन बना सकता है, उसके आगे और एक और HBr निकाल के एल्काइन नहीं बना पाता है। उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत पड़ती है, और अल्कोहलिक KOH से भी स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत पड़ती है, जो कि NaNH2 हो सकता है। तो इसमें बेस्ट जो हो गया, अल्कोहलिक KOH डालो, उसके बाद में NaNH2 डाल दें, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। रिएक्शन देख लीजिए, CH2Br है यहां पर, और CH2Br। फर्स्ट केस में जब आप अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो एक HBr का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, और CH2 डबल बॉन्ड CHBr, मान लीजिए यहां से H और Br निकल गया, उसके आगे रिएक्शन नहीं होगी, इतना ताकतवर नहीं है ये बेस, है ना। है तो E2 रिएक्शन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे भी स्ट्रॉन्ग बेस फिर आप NaNH2 डालते हैं तो फिर E2 रिएक्शन होती है, और एक और HBr बाहर निकलता है, जिसमें H और Br निकलते ही एसिटाइलिन बन जाएगा। हालांकि इसमें टर्मिनल एल्काइन है, अगर NaNH2 एक्सेस में डाल दिया जाए तो ये sp कार्बन के H को निकाल के भी इसे कार्बाइड में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन में जैसा पूछा गया है वैसा बताना है हमको, तो ये आंसर हो जाएगा। एक्वस KOH तो SN2 रिएक्शन कर देता है, एलिमिनेशन नहीं करता, और जिंक की प्रेजेंस में रिएक्शन करोगे तो Br निकल जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। अगर यही रिएक्शन जिंक से करवा देता, जिंक डस्ट से, तो डीहेलोजिनेशन हो जाता, और जिंक ब्रोमाइड बाहर निकलता, एल्कीन बन जाता, तो वो आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। चले आगे। टू 2007 का ये क्वेश्चन है, लिखा हुआ है द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ऑब्टेन बाय ब्रोमिनेशन ऑफ ट्रांस टू ब्यूटीन। ट्रांस टू ब्यूटीन का ब्रोमिनेशन कर दिया जाए तो कितने आइसोमर बनेंगे, एक बनेगा कि दो बनेंगे। ये रहा ट्रांस टू ब्यूटीन, इस तरीके से बनाता हूं, चलो। H H मिथाइल मिथाइल, ये हो गया ट्रांस ब्यूटीन, ठीक है, टू ब्यूटीन। हालांकि इसको डायरेक्ट भी कर लेते हैं हम तो, है ना, ट्रांस के ब्रोमिनेशन से मीजो कंपाउंड बनता है, एक ही प्रोडक्ट बनता है, पर फिर भी इसमें रिएक्शन की गई है Br2 की CCl4 की प्रेजेंस में, एक एंटी एडिशन रिएक्शन होती है। ये एंटी एडिशन रिएक्शन का मतलब है ये एक स्टीरियो स्पेसिफिक एंटी एडिशन रिएक्शन है, जिसमें दोनों Br अपोजिट प्लेन से आके जुड़ते हैं। एक Br इस कार्बन पे प्लेन के ऊपर से आके जुड़ेगा तो दूसरा Br प्लेन के नीचे से आके जुड़ेगा, एक ऊपर से आके जुड़ेगा तो दूसरा नीचे से आके जुड़ेगा, अपोजिट साइड से ही आके जुड़ते हैं। तो आप समझ लो कि इस कार्बन पे Br एक बार प्लेन से ऊपर आके जुड़ा, तो इस कार्बन पे Pr प्लेन से नीचे आके जुड़ा, प्लेन के नीचे से। तो ये जो मिथाइल और H थे वो प्लेन से थोड़ा ऊपर हो चले गए, तो ऐसा हो गया। और ये वाला जब Br प्लेन के ऊपर से आके जुड़ा तो ये थोड़ा नीचे हो गए, तो ऐसा हो गया। सॉहर्स बना दिया मैंने इसका। तो यहां मिथाइल आएगा क्योंकि लेफ्ट साइड ही है मिथाइल, और H राइट साइड है। यहां H इस जगह और मिथाइल यहां।
मान लीजिए कि ये ऐसा हो जाता कि इसमें बी आर प्लेन के ऊपर से आया और यहां बी आर प्लेन के नीचे से आया, तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ बनता। जब यहां बी आर प्लेन के ऊपर से आया तो मिथाइल और एच नीचे चले जाएंगे, तो ये मिथाइल है और ये एच है, और यहां बी आर नीचे से आएगा तो एच और मिथाइल ऊपर की तरफ खिसक गए थोड़ा सा, ये बना। अब ध्यान से देखेंगे तो ये मीजो कंपाउंड है। अगर आपको पहचान में आता हो, फिशर बनाना आता हो तो बनाओ, वैसे मैं तुम्हें सिखा देता हूं इसका फिशर बनाना भी। इस कार्बन पे जो ग्रुप्स का सीक्वेंस दिखाई दे रहा है वैसा का वैसा सीक्वेंस यहां रख दिया जाता है। इस कार्बन पे ग्रुप्स का जो सीक्वेंस दिखाई दे रहा है उसका रिवर्स सीक्वेंस यहां रख दिया जाता है, तो सेम कंपाउंड बनता है। ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। तो मिथाइल बी आर और एच यू है, तो मैंने मिथाइल यहीं रखना है क्योंकि मैं जानबूझ के मिथाइल को वर्टिकल लाइन पे रख के फिर कंपैरिजन करूंगा कि सेम कंपाउंड है कि डिफरेंट है। तो मिथाइल बी आर और एच, तो मिथाइल बी आर और एच का सीक्वेंस वैसा ही रख दिया, मिथाइल बी आर एच। यहां है मिथाइल बी आर एच एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं यहां मिथाइल बी आर और एच को क्लॉकवाइज जमा दूंगा, ठीक है। जरा इसमें देखें, मिथाइल बी आर एच यूं है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज रख दें। मिथाइल, नहीं नहीं उल्टा बोल गया, मिथाइल बी आर एच यहां क्लॉकवाइज है तो यहां क्लॉकवाइज रख दें, और यहां उल्टा करेंगे तब सेम बनेगा। तो मिथाइल बी आर एच यहां क्लॉकवाइज है तो यहां एंटी क्लॉकवाइज रख दें, मिथाइल बी आर और एच। ये सेम कंपाउंड बनाने का तरीका है। आप ध्यान से देखो, ये मीजो कंपाउंड है भाई, मीजो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही है ना, मीजो है और डिफरेंट नहीं है, ये सेम है, सेम है, मिरर इमेज है। अब आप बोलोगे मिरर इमेज तो इनहेंसिमर होता है, तो प्यारे बच्चों मिरर इमेज, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड का मिरर इमेज तो आइडेंटिकली होता है क्योंकि वो एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाते हैं, तो एक ही कंपाउंड बनेगा। आंसर इसका होगा एक, फर्स्ट होगा। स्टीरियो आइसोमर केवल एक बनेगा। ये 2006 का क्वेश्चन है, मैचिंग का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको E1 के बारे में, E2 के बारे में, E1CB के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन में आइसोटोपिक इफेक्ट काम करता है, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, ठीक है। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट कहां काम करता है? काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट वहां काम करता है जब आरडीएस में CH बॉन्ड का डिसोसिएशन हो। इसलिए आप देखो तो E2 रिएक्शन में काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट काम करता है और I एलिमिनेशन में काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट काम करता है। E1 में और E1CB में काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट काम नहीं करता है। जिस रेट से CH बॉन्ड डिसोशिएट होता है उसी रेट से वो CD बॉन्ड को डिसोशिएट करता है, तो वहां काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट काम नहीं करता है, उसका यूज करना पड़ेगा यहां पर, ठीक है। और क्या खास बात है? ड्यूटेरियम एक्सचेंज कहां होता है, यहां भी ये भी चीज पूछी गई है। तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज E1CB रिएक्शन में होता है, ठीक है। अब एक एक पार्ट को इसको पकड़ते हैं। यहां कहा गया है कि इस कंपाउंड में ऑन रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये वाला कंपाउंड बनता है जिसमें H और Br निकला, DBr नहीं निकला। मेजर प्रोडक्ट में HBr निकला है, DBr नहीं निकला। क्वेश्चन में बोला कि ये HBr निकला है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं तो E2 रिएक्शन होती है, और E2 रिएक्शन में काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट होता है। H को निकालना आसान होता है, D को निकालना मुश्किल होता है ना। ये अब आप ऐसा बोला कि EI क्यों नहीं है, EI तो है ही नहीं, EI तो होती ही कुछ लिमिटेड टाइप के कुछ एग्जांपल्स में होती है, उसमें कोई रिएजेंट डालने की जरूरत भी नहीं है, बेस डालने की जरूरत भी नहीं है, हाई टेम्परेचर पर ही हो जाती है, वो तो एक भी एग्जांपल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो E2 रिएक्शन में काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट है। अगर ये E1 होता, मान लो, हालांकि E1 में ये दिख ही नहीं रहा, स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं ना, तो स्ट्रॉन्ग बेस E1 में भी काम करता है और E1CB में भी काम करता है। स्ट्रॉन्ग बेस कहां चाहिए? E2 में भी, सॉरी E2 में भी और E1CB में भी, दोनों में स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। हालांकि स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादा तो E2 के लिए यूज करते हैं वो।
E1CB में तो बस ये पहचान में आता है कि बीटा पोजीशन का H एसिडिक होना चाहिए। तो ये श्योरली E2 रिएक्शन है, E2 रिएक्शन है ये सेकेंड ऑर्डर वाली। तो E2 रिएक्शन है ये, E1CB नहीं है, यूनिमोलिकुलर नहीं है। E2 का मतलब ही बाइमोलिकुलर रिएक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट इस कंपाउंड में कहा गया कि ये pH है CH2 Br है, गिव्स एलिमिनेशन फास्टर देन CD2 और ये वाली रिएक्शन। एक बात बताओ, यहां H की जगह ड्यूटेरियम लगा दिया तो H में तो रिएक्शन फास्ट हो रही है और इसमें रिएक्शन स्लो हो रही है, तो ये रिएक्शन वापस वही बात हो गई। ये कौन सी रिएक्शन हो सकती है? E2 हो सकती है, क्योंकि काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट काम कर रहा है। H को निकालना आसान है और ड्यूटेरियम को निकालना मुश्किल है। तो काइनेटिक आइसोटोपिक का मतलब यही तो हुआ। E1 नहीं होगी भाई, क्योंकि ऑप्शन में नहीं दे देगा। EI कौन सी होगी? E2 रिएक्शन है, ये भी E2 रिएक्शन के बारे में कहा गया है। अगर E1CB के बारे में कहा जाता तो E1CB रिएक्शन में तो H निकालो चाहे D निकालो एक ही रेट से निकल जाएगा, क्योंकि RDS में Br मतलब सेकंड इसके अंदर जो होता है Br वाला जो स्टेप होता है ना, वो RDS नहीं होता। ठीक है ना, मतलब E1CB रिएक्शन है। E1CB रिएक्शन में एक मिनट में करके दिखा देता हूं। अगर ये रिएक्शन E1CB होती तो E1CB के लिए बता रहा हूं, तो ये वाला स्टेप तो फास्ट स्टेप होता है, ये RDS नहीं होता, जिसमें फर्स्ट स्टेप में H निकलता है और Br। सेकंड स्टेप RDS होता है जिसमें Br निकलता है, ये वाला स्टेप RDS होता है और यहां एल्कीन बनता है। ये E1CB है, इसमें नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। मतलब इस जगह H लगा हो तो भी उसी रेट से काम करेगा, D लगा हो तो भी उसी रेट से काम करेगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब वापस आते हैं क्वेश्चन में जो बोला था कि अगर ये E1CB होती ना तो दोनों इक्वल सी रेट होती, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। तो इसका मतलब ये E2 रिएक्शन है। अच्छा, E1 क्यों नहीं है? E1 क्यों नहीं है? E1 में Br बाहर निकलता है, पहले कैटायन बनता है। फर्स्ट स्टेप जिसमें कैटायन बनता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, उसमें भी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट काम नहीं करता, क्योंकि RDS में CH बॉन्ड डिसोशिएट नहीं होता, RDS में CBr बॉन्ड पहले डिसोशिएट होता है। तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट जिसमें D और H लगाने से फर्क पड़ता है रेट पर, वो तो E2 में आएगा या EI में आएगा, तो यहाँ E2 ही सुटेबल बैठ रहा है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि ये वाला कंपाउंड जो कि यही है, ऊपर दिया हुआ है, देखना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन प्रेजेंस ऑफ C2HOD और ये यूज किया जाए तो गिव गुड यील्ड ऑफ PHCD2CH2Br along with एल्कीन। ये वाला कंपाउंड में ये रिएक्शन डाल दिया जाए तो इसमें ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो गया। ड्यूटेरियम एक्सचेंज E1CB रिएक्शन में होता है। ये जो E1CB रिएक्शन है उसमें ड्यूटेरियम एक्सचेंज होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने जैसे यहां बेस डाला है, ये डाला है, तो H+ निकलेगा। ये फर्स्ट स्टेप रिवर्सिबल होता है, ये फर्स्ट स्टेप रिवर्सिबल होता है। अगर आपने इसके साथ में ड्यूटेरियम वाला अल्कोहल यूज कर लिया तो H+ निकला और उसकी जगह ड्यूटेरियम प्लस आ सकता है, क्योंकि H+ निकलेगा और ये जो क्या नाम है सॉल्वेंट है वो तो एक्सेस में होता है, तो H+ को रिप्लेस करके D आ जाएगा, फिर H+ को रिप्लेस करके D आ जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट एल्कीन के साथ में आपको ये वाला प्रोडक्ट भी दिखाई देगा और ये वाला प्रोडक्ट भी दिखाई देगा अगर आपने ड्यूटेरियम का यूज किया है तो। ठीक है ना, तो E1CB रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप रिवर्सिबल होने के कारण बेस के साथ अगर ड्यूटेरियम कहीं दिखाई दे तो जो बीटा H है, लीविंग ग्रुप का बीटा H है, उसमें ड्यूटेरियम एक्सचेंज होता है। तो ये E1CB की रिएक्शन के लक्षण हैं। तो ये E1CB के बारे में बात कर रहा है, और E1CB यूनिमोलिकुलर ही होती है, तो E1CB यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है।
E1 का मतलब है यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है मतलब E1CB का RDS जो होता है यूनिमोलिकुलर ही होता है। इसमें कहा गया है कि यहाँ ड्यूटीरियम है और यहाँ H है और सेम रेट से एल्कीन की यील्ड मिलती है। तो सेम रेट से मिलती है तो मतलब इसमें ना तो काइनेटिक क्या बोलते हैं, हाँ काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं है। अब काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं है तो E1 रिएक्शन भी हो सकती है, E1CB भी हो सकती है। E1CB में भी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं होता, लेकिन यहां E1CB की कंडीशन ही नहीं है, क्योंकि E1CB तब होती जब इसका बीटा कार्बन किसी कारण से एसिडिक हो, बीटा कार्बन का H एसिडिक हो। जैसे यहां पे पीएच की प्रेजेंस के कारण था, पीएच है तो यहां से H निकलेगा, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके स्टेबल हो जाएगा, इसलिए E1CB पॉसिबल है यहां पर। लेकिन इस सिचुएशन में E1CB रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, वो बीटा H एसिडिक ही नहीं है। तो यहां केवल और केवल E1 रिएक्शन है और E1 भी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है। E1 का मतलब यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 का मतलब बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, E1CB का मतलब यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन और EI का मतलब इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शन है। इस क्वेश्चन में ये सारी एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए, तब जाके क्वेश्चन ही लेगा, वरना ये गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये तो एलिमिनेशन के क्वेश्चन थे और बचे हुए क्वेश्चन और नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे।